फिलिप गुस्से होते हुए कहता है कि एक कुत्ते की इतनी औकात कि वो अपने मालिक को काटेगा, कुत्ते को उसकी असली जगह पे वापस पहुंचाना ही पड़ेगा। तो वेलर उसको चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ मैं एक कुत्ता ही हूँ और आज मैं एक फिलिप जैसे चूतिए इंसान को काटने आया हूँ। वाह वाह पड़ जाए। इतने में मार्गरेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, ये इट्स टाइम फॉर अ न्यू एडवेंचर, ला ला ला। इस बात पर एंजेला मार्गरेटा को डांटते हुए कहती है कि अब तुम एक हाई पोजीशन पे हो गए हो तो अपनी पोजीशन के हिसाब से बर्ताव करो, ये बचकानी हरकतें बंद करो। तो मार्गरेटा उसे जवाब में कहती है, अरे अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, अब तुम मेरे सिर्फ काव काव करती रहती हो, मेरे पे चिल्लाओ मत। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज मैं एक नई मानवा की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है द कोल्ड ब्लडेड वॉरियर। तो इस मानवा की शुरुआत होती है कि यहाँ पे एक वॉर का सीन सा चल रहा है और तभी एक आवाज़ आती है कि एक आदमी, एक सिंपल सा आदमी, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, कि मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम यहाँ तक आ पाए हो। और ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था सातवां डीमन किंग। इसका नाम होता है डीमन लॉर्ड फार्जा। और वो बोलता है, इलेक्ट्रो स्टील, तुम्हें मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम यहाँ तक आए हो। वो सामने वाला प्लेयर बोलता है, चुप हो जा, तुम्हारे एरा का अंत आ गया है आज, और वो मैं करूँगा। इसका नाम होता है हान जीवू। इलेक्ट्रो स्टील इसका इन गेम नेम होता है और ये टेक्निक यूज़ करता है इम्पीरियल स्वॉर्ड 12th फॉर्म। और वो यूज़ कर ही रहा होता है कि अचानक से उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गए हो। और इतने में डीमन लॉर्ड बोलता है, ये तुम फ्लॉस से भरे हुए हो। और वो बोलता है, रुको रुको रुको। पर इतने में डीमन लॉर्ड उसके दो टुकड़े कर देता है, बिल्कुल उससे बीच से काट देता है। और उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम ये क्वेस्ट पूरी करने में फेल हो गए हो। और फिर हम सीन देखते हैं कि वहाँ पे एक आवाज़ आती है, जीहू तू अभी भी गेम खेल रहा है, जल्दी से उठ। और एक दूसरा आदमी उसे बोलता है, इसे आराम से उठाओ। पर इतने में दूसरा बंदा बोलता है, मैंने गलती से केबल निकाल दी। फिर वो जीहो होता है, वो गेम से बाहर आ जाता है और वो उठता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, तो तू ही है वो जिसने मेरी इंटरनेट केबल बाहर निकाली। वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। और वो उसको मारते हुए बोलता है, मैंने बस ये क्वेस्ट थी गेम की, वो क्लियर कर ही रही थी, पर तुम्हारी वजह से और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो बंदा है इसका नाम हान जीवू है। ये तुम्हें गेम एडिक्ट लग सकता है, पर ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर था अपने टाइम में। ये स्टडीज़ वगैरह में भी अच्छा था और ये इसको मनी गॉब्लिन कहते थे, जो एक बढ़िया सी ज़िंदगी जीता था। पर एक दिन इसे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक जो ये ज़िंदगी जी रहा वो सही भी है। और तभी एक सुपर एआई गेम थी, मास्टरपीस गेम थी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी करके रिलीज़ हुई थी। और उस गेम ने ना इसकी ज़िंदगी बदल दी। ये एक सिंगल आरपीजी जाइंट ओपन वर्ल्ड गेम है। जीवू जिसने आज तक एक पिक्चर बुक भी नहीं पढ़ी थी, उसके लिए तो एक तरह से ये मैजिकल वर्ल्ड था जहाँ पे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स थे, सुंदर सुंदर, और जिसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इस गेम ने इस बंदे की लाइफ बदल के रख दी। जो बंदा सिर्फ पैसे के लिए जीता था, उसने पैसा उधार लिया और उसने 1 बिलियन वॉन लिया, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वो कोई इसे पागल भी कह सकता है, पर उसके लिए तो ये एक गेम चेंजिंग मूवमेंट था। जीहू ये सोच ही रहा होता है कि इतने में एक वो जो बंदों को मारा था उनमें से एक की आवाज़ आती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि जबकि मैं वो हूँ जिसने तुम पे मनी इन्वेस्ट करी ताकि तुम गेम खेल सको। जीहू बोलता है, अच्छा मैंने तुम्हारे लिए बहुत बार कवर कर लिया, चाहे वो तुम्हारे वाइफ के पीछे से गोल्फ खेलना हो, कंपनी के पीछे 2 जॉब करना हो, और वी यूट्यूबर्स की मदद करना हो 10 साल के लिए। तो इतने में दूसरा बंदा चिल्ला के बोलता है कि तुमने हमसे 1 बिलियन वॉन लिया है, वो भी एक गेम के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे चिल्लाने की। जीवू उसे घूर के देखता है और वो डर जाता है, उसकी फटती है। इतने में दूसरे बंदे की आवाज़ आती है कि जियो तुम हमारे लिए वापस से काम करो, तुम्हारी जो भी ये पैसों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जियो उसे मना कर देता है। वो सोचता है कि अभी तक मैंने ये गेम ख़त्म नहीं करी, जो इसकी ट्रू एंडिंग है अभी तक मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं। इसकी ट्रू एंडिंग तक पहुंच के मैं इस वर्ल्ड को रीपे कर पाऊंगा जो इसने मुझे दिया है। और फिर जियो उन सबको बोलता है, अभी वर्क डे, अभी मेरा वर्क डे ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से जाओ। और वो बोलते हैं इसका इंटरेस्ट, वो बोलते हैं बाद में, और वो सबको घर से बाहर निकाल देता है। फिर जीहू गेम के अंदर वापस से लॉग इन करता है और उसको वो देखता है कि उस पर डेथ पेनल्टी लगी हुई है 24 आवर्स की। और फिर जीहू सोचता है, यार अब मैं पैसा कैसे कमाऊँ। तभी इतने में उसे आवाज़ आती है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो क्या, तुम्हें किसी चीज़ के लिए मदद चाहिए। तो वो पलट के देखता है तो वहाँ पे एक नया करेक्टर अपीयर होता है। वो पूछता है, तुम क्यों, कौन हो। तो वो बोलती है, मेरा नाम एक्विला है और मैं गेम मास्टर हूँ, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी की। वो हंसते हुए कहता है, एक बच्चा तुम्हारे जैसा।
वो कहती है कि एक बुक को उसके कवर से बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। वो हंसता है जिंगू और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे कुछ भी बिलीव कर लूँगा क्योंकि तुम अचानक से सामने आ गई। तो वो चुटकी बजाती है और अचानक से टाइम रुक जाता है और वो देख के ये हैरान हो जाता है। वो बोलती है ये कोई स्किल नहीं है, मैंने सिर्फ सर्वर को स्लो करा है, क्या तुम अब मेरे पे विश्वास करते हो। वो बोलती है बाकी सब छोड़ो, मैं यहाँ पे एक नई इवेंट के लिए आई हूँ 7th एनिवर्सरी के लिए, क्या तुम इसका सुनना चाहोगे। वो पूछता है इवेंट, वो तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है ए न्यू वर्ल्ड हैज़ बीन ओपन। और वो बोलती है प्लीज़ तुम पहले बंदे बनो जो ये गेम को क्लियर करे और वो भी एक नए कैरेक्टर के साथ। और वो बोलता है कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी वो बोलती है इसका रिवॉर्ड होगा 25 बिलियन। वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है उसको चिढ़ाने के लिए क्या तुम डर गए। तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात बोलता है मैं डरूंगा। वो बोलती है कि क्या तुम इस गेम की एंडिंग नहीं जानना चाहते, क्या पता इस गेम की सच में एक बढ़िया सी ट्रू एंडिंग हो। और फिर वो इसे एक क्यूब सा लाती है अपने हाथ में और वो बोलती है ये क्लू है इस एंडिंग तक पहुंचने के लिए। तो वो उसको छूने ही वाला होता है और वो बोलता है रुको। और वो बोलती है कि अगर तुमने इसे अभी ट्राई दिया तो तुम्हें एक फ्री गिफ्ट मिलेगा 10,100,000। वो बोलता है रिडिकुलस, क्योंकि उसके अकाउंट में ना 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं। और वो ये देख के हैरान हो जाता है और वो कहती है ये तुम्हें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे वीआईपी हो। और वो बोलता है कि मैं ये गेम ज़रूर ट्राई करूँगा, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसे इवेंट को मना करूँ। और फिर वो बोलती है मेरे को उम्मीद थी तुम ये ऐसा ही कहोगे, आखिरकार तुम टॉप प्लेयर हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी बेचती हूँ। और फिर वो थोड़े से मंतर वंतर पढ़ती है और सामने उसके एक गेट अपीयर हो जाता है। एक्विला उसे कहती है कि वो दरवाज़ा तुम्हें न्यू वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा। तो फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है और वो जैसे ही क्रॉस करने वाला होता है ना, एक्विला उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर इस इवेंट पे मर गया ना तो तुम असलियत में भी मर जाओगे। वो कुछ कर पाता है इससे पहले वो गेट से नीचे गिर जाता है और वो बड़ी ज़ोर से गिरता है। वो बोलता है यार ये गेम है, मेरे को इतना दर्द किस लिए हो रहा है, क्या वो सीरियस थी। और वो चिल्लाता है एक्वा यू बिच। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है और वो बिल्कुल सूख गया होता है और वो सोचता है वो एक्विला वो बास्टर्ड मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है जिसमें उसको वो दिखता है कि वो डिहाइड्रेटेड है। और वो बोलता है मेरे को एक वीआईपी को ऐसा कैरेक्टर दिया गया जिसकी मैक्स एचपी सिर्फ 20 है, अगर मैं आधा दिन भी चला और मैं इतना डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ, मैं इस कैरेक्टर के साथ हैप्पी एंडिंग कैसे मिलेगी मेरे को। और तभी उसको पानी की आवाज़ आती है और फिर वो उधर जाता है भागते हुए और वहाँ पे वो पानी को देख के बोलता है अच्छा है कि यार ये गेम रियल है, अब मैं ज़िंदा रह सकता हूँ कम से कम। भाड़ में जाए वो एक्विला। और फिर वो पानी पीने लगता है और उसकी एचपी बढ़ने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है, वो देखता है वहाँ पे एक लड़की नहा रही होती है। उसको देख के वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और वो बोलता है होली मोली ये क्या है इस दुनिया में। और वो उसको ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी उसको एक पॉपअप शो होता है प्लीज़ पे फॉर द डीएलसी। वो बोलता है मैं वीआईपी हूँ, मैं पे करूँ एक डीएलसी के लिए, मैंने सोचा था ये गेम का कंप्लीट एडिशन मैंने ले लिया। और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो 4 विचेस खड़ी होती हैं और वो बोलती हैं कि तुमने जो अभी देखा उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो बोलता है कितना। और फिर अगले सीन में देखते हैं उसे बांध के एक केव के अंदर थ्रो कर दिया जाता है और उसे वो विच बोलती है कि एक जगह बैठे रहो तू हवस के पुजारी बच्चे, और एक जगह बैठा रहे, अगर तू चुपचाप रहेगा तो हम सोचेंगे तेरे साथ अच्छा बिहेव करा जाए। वहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर एमसी उसकी बात को ध्यान दिए बिना उनसे बोलता है अगर आखिरकार मेरे को बताओ तो कितना लोगे। वो हंसने लग जाती है तो वो जो उसके साथ बंदा बैठा होता है वो बोलते तुम्हारा मतलब क्या है। वो बोलता है शर्मा के कि कुछ नहीं। और फिर वो सामने वाला बंदा बताता है कि मेरा नाम रूड है और मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ। एमसी उसे बताता है मेरा नाम वेलर है और उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। वो बताता है मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं अपने शिकार के पीछे पीछे भाग रहा था और मैं गलती से इन विच के फॉरेस्ट में आ गया। और वो एमसी से पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। एमसी शर्माते हुए अपनी बात छुपाते हुए बोलता है वो तुम्हारे जैसा ही कोई स्टोरी है, मेरी भी सेम। फिर एमसी कहता है जो भी हो ऐसी सिचुएशन से निकलना मेरी स्पेशलिटी है और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जानता हूँ। फिर एमसी मनी मन सोचता है कि मैं जानता इसलिए हूँ क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने लिखा था कि इन विचेस को कैसे हराया जाए, और इसको लिखने में मेरे को बिल्कुल 3 दिन लगे थे। ये 5 विचेस ऑफ हेवल हैं और ये गेम की अर्ली बॉसेज हैं जिनसे हर प्लेयर को गुजरना पड़ता है, और इनसे 1000 प्लेयर थे जो इनसे मर गए थे, इसलिए ये बहुत इनफेमस है उस वजह से। और पर एमसी के मन में तो पहले से ही प्लान होता है और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हुए
उन विचेस में लड़ाई कराने के लिए बोलता है कि लेडी फ्यूगल तुम अभी तक जिंदा हो। और वो विचेस बोलती है क्या? फिर वो बोलता है कि मेरे को याद है कि जो लेडी हीजूजू है उसने साफ साफ कहा था कि वो तुम्हें मार देगी और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है और पैसा है वो तुमसे हथिया लेगी। तो वो प्रवोक हो जाती है, वो बोलती है किसने क्या कहा था? और वो बोलता है मैंने साफ साफ सुना था कि वो तुम्हारे सारे एसेट्स वगैरह ले लेगी। फिर वो विच दूसरी विच से पूछती है क्या ये सच है? ओहो, वो बोलती है क्या तुम इस पे सच में विश्वास करती हो? और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो अगर तुम मेरे को थोड़ा दे भी दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। इतने में तीसरी विच बोल पड़ती है कि जूजू इसलिए तुम वो एसिड बॉम्ब बना रही थी। और फिर चौथी विच भी बोल पड़ती है जो भी है मेरे को भूख लगी है, खाना तैयार रखो। और इतने में पांचवी विच भी आ जाती है और वो बोलती है अगर तुम सब लड़ रहे हो तो मैं भी लड़ना चाहूँगी। तो इतने में फिर वो पांचों आपस में बहस करने लग जाते हैं। और फिर वो एमसी अपने मन ही मन सोचता है मैं इसीलिए इनको हराने में पहले भी सक्सेसफुल रहा था कि कोई सोच सकता है कि ये बहुत ताकतवर है आपस में, पर इनको टीम वर्क जैसा कुछ नहीं आता। इतने में फिर वो मिस्टर रूड से बोलता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करनी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर वो रूड कहता है हाँ, पर एमसी बोलता है इससे पहले। और फिर वो जो विच जिस कारपेट पे खड़ी होती है ना, वो बड़ी जोर से उस कारपेट को खींच देता है और वो सारी की सारी विच, वो जो एक खाना बन रहा होता है एक बड़े से बर्तन में, वो उबल सा रहा होता है, उसके अंदर जो भी सामान होता है और वो सारी उसके अंदर गिर जाती है। और फिर वो रूड को बोलता है कि एग्जिट उस तरफ है, उस तरफ भागो। और वो दोनों भागने लगते हैं और उस पर नोटिफिकेशन शो होने लगती है कि किस विच को कितना डैमेज हो रहा है उसके अंदर, और उसको एक्सपी वगैरह मिल रही होती है। वो भाग ही रहे होते हैं कि इतने में ना विच अपनी पावर यूज़ करके उसकी टांग पे एक सांप सा लपेट देती है। और वो बोलती है कि तू भी जिंदा नहीं जा पाएगा यहाँ से। वो सांप से अपने पैर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है और बड़ा स्ट्रगल वगैरह कर रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि यार अभी इसका कैरेक्टर काफ़ी वीक है। और फिर वो जो रूड होता है ना, वो हंटर, वो उसकी मदद करता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस सांप को 2 टुकड़ों में काट देता है। और वो उससे पूछता है कि अगर तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ। और फिर वो पूछता है मिस्टर रूड क्या मैं तुम्हारी बो बोरो कर सकता हूँ? वो पूछता है क्या तुम बो के साथ बढ़िया हो? और वो उसे बो पकड़ा देता है और वो बोलता है हाँ थोड़ा सा मैं बढ़िया ही हूँ बो के साथ। और फिर वो बो को एम करता है, विच इज जहाँ पे गिरी होती है ना, वहाँ उसके ऊपर एक पॉट सा पड़ा होता है ग्रीन सा, वो उसकी तरफ एम करता है और उसको वो फोड़ देता है। फिर सारी विचेस नीचे हैरान होती हैं। वो पूछती है क्या है? एक विच बोलते हैं ये बढ़िया नहीं है। बाकी विच पूछती हैं ये है क्या? वो बोलते हैं ये एसिड बॉम्ब है। बाकी सारी विचेस हैरान हो जाती है और उनके ऊपर वो जो एसिड बॉम्ब होता है वो गिर जाता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है उस जगह। एमसी और रूड बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर आके एमसी के सिर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर गिरता है जिसपे फिर नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी 1 HP चली गई और तुम डिबरी से हिट हुए हो। और रूड पूछता है क्या हम डिड वी गेट देम? और वो बोलता है एमसी ऐसा मत बोलो यार। और फिर एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसने विचेस को हरा दिया। वो सारी विचेस के नाम वगैरह आने लगते हैं। एमसी का लेवल वगैरह अप हो जाता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये देख के वो खुश हो जाता है और रूड से एक थैली सी पकड़ाता है। वो बोलता है कि ये मैं तुम्हें एज ए गिफ्ट और अपना ग्रेटिट्यूड के शो पे देना चाह रहा हूँ। वो थैली होती है ड्रैगन फ्रूट्स और एमसी तुरंत उसे ले लेता है और खा लेता है, जिससे उसके स्टैट्स वगैरह और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर रूड उससे पूछता है क्या तुम मॉन्स्टर हंटिंग में इंटरेस्ट हो? क्या तुम मेरे साथ मॉन्स्टर हंटिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहोगे? एमसी कहता है अभी नहीं, अभी मेरे पास और भी काम है करने को। तो वो रूड बोलता है अच्छा तो तुम एक बिजी मैन हो। पर फिर एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो बोलता है यार ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे पास अभी कोई क्लास वगैरह भी नहीं है और ये जो इतना सारा एक्सपीरियंस अभी मेरे को मिला है वो कहाँ जाएगा? और वैसे भी 1 महीने के अंदर ये एक्सपीरियंस गायब भी हो जाएगा। तो रूड जाने ही वाला होता है। तो एमसी बोलता है कि 3 महीने, मेरे पास 3 महीने हैं, क्या काफ़ी होंगे? रूड बोलता है 3 महीने, 3 साल नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन शुरू होता है। वो एक फॉरेस्ट में होते हैं। तो रूड उसे बोलता है कि जाओ तुम फॉरेस्ट में जाओ और कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुमको ढूंढने के लिए आधे घंटे बाद आऊँगा। तो एमसी मन ही मन सोचता है यार ये मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल जो भी है ये बढ़िया प्रोग्रेस करवा सकती है मेरे को। और मैंने वैसे भी ये फॉरेस्ट में मैं कितनी बार आ चुका हूँ, मैं इसकी जगह जगह से वाकिफ़ हूँ। मेरे को सारी डिटेल्स वगैरह, स्मॉलेस्ट डिटेल्स भी पता है इस फॉरेस्ट की, कि कहाँ पे कौन सा पेड़ है, कहाँ पे पॉइजन वगैरह है, कहाँ पे मॉन्स्टर्स वगैरह है। ये सब मेरे दिमाग में मतलब छप चुप गया है। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि रूड मेरे को आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। कि अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि रूड उसे पीकाबू करके ढूंढ लेता है और वो उसे बोलता है 50 पॉइंट्स और बढ़िया से
छुपने का ट्राई करो, पर तुम्हारे पैशन को देखते हुए मैं तुम्हें 10 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट देता हूँ। तो एमसी पूछता है कैसे? रूड बोलता है तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुम जानना चाह रहे हो कि मैंने ये सब कैसे करा। और वो रूड हंसते हुए बोलता है वैसे भी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई नया स्टूडेंट लिया हो और उसे कुछ सिखाया हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। तो चलो तुम्हें सब सिखाया जाता है और एमसी के सामने एक क्वेस्ट अपीयर हो जाती है, हंटर स्टाइल। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और एमसी सारी स्किल्स एक्वायर कर लेता है, मॉन्स्टर हंटर, शूटिंग वगैरह की, इंटरमीडिएट स्पोर्ट्समैन वगैरह की। और फिर 3 महीने बाद का सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ टेंट वगैरह होता है और रूड बहुत हैरानी से देख रहा होता है। वो बोलता है तुमने बड़ी जल्दी सारी स्किल्स माहिर वगैरह कर भी ली। तो एमसी बोलता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरे पे बिलीव नहीं करते, तो चलो मास्टर तुम इस बार तुम जाके छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। वो रूड बोलता है मेरे को तुम्हारी स्पिरिट बहुत बढ़िया लगी, पर मैं जाके छुपता हूँ, पर अगर तुम मेरे को 1 घंटे में ढूंढ नहीं पाए ना तो आज का डिनर तुम बनाओगे। तो रूड बोलता है ज़रूर मास्टर, अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं ही बनाऊंगा। और फिर एमसी एक क्रीपी सी स्माइल देता है। और फिर रूड जाके एक पहाड़ी पे चढ़ जाता है और वो सोचता है यार कि मेरे को बड़े दिनों बाद एक बढ़िया सा अप्रेंटिस वगैरह मिला है और मैं उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, पर ये क्लिफ भी काफ़ी होगी, अगर मैं यहाँ 1 घंटे के लिए भी छुप जाऊँ वो मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि एमसी पीछे से उसकी लात पकड़ लेता है और बोलता है पीकाबू। और फिर ऐसे ही रूड फिर पेड़ के पीछे छुप जाता है, वहाँ भी एमसी ढूंढ लेता है। वो झाड़ी के पीछे छुप जाता है, वहाँ भी एमसी ढूंढ लेता है। तो आखिरकार वो एक हेल हाउंड की नेस्ट में चला जाता है। वो बोलता है अब तो ये मेरे को यहाँ बिल्कुल ही ढूंढ नहीं पाएगा, पर एमसी उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। और रूड सोचता है यार जिन स्किल्स को मेरे को अपनाने में 5 साल लग गए इसने 3 महीने में कर लिया, ये काफ़ी अच्छा टैलेंट है इसका। और फिर रूड उसे बोलता है कि तुमने सारी स्किल्स बहुत बढ़िया से मास्टर कर ली हैं 3 महीने में ही। वो एमसी बोलता है यार मास्टर ये सब आपकी वजह से हुआ है। रूड बोलता है नहीं ये सिर्फ तुम मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारा खुद का टैलेंट है। रूड उससे पूछता है फिर अब तुम क्या करना चाहोगे? वो बोलता है सबसे पहले तो मैं पैसा कमाना चाहूँगा क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही शुरू होती है। तो रूड बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा एक फ्रेंड है जो मर्सनरी की तरह काम कर रहा है, क्या तुम मर्सनरी बनना चाहोगे? वो एमसी सोचता है यार ये तो बढ़िया प्रपोजल है क्योंकि अर्ली गेम में मर्सनरी की इनकम अच्छी होती है और उनका टाइम वगैरह भी फ्लेक्सिबल वगैरह होता है। अगर मैं बहुत लकी हुआ तो मैं गार्डियन वगैरह से भी मिल पाऊंगा जो गेम का है। और फिर वो रूड को कहता है बिल्कुल मैं मर्सनरी ज़रूर बनना चाहूँगा। तो फिर रूड उसे ना एक अपना ओल्ड मर्सनरी बैज दे देता है, बोलता है अगर तुम ये मेरे दोस्त को जाके दिखाओगे ना वो तुरंत पहचान लेगा। फिर रूड उसे उसकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चलता है और एमसी भी उसे कहता है कि मास्टर शुक्रिया आपने जो मेरे लिए करा। और फिर एमसी सोचता है, फिर वो सोचता है शायद इस गेम की हैप्पी एंडिंग पॉसिबल है। फिर उसे एक्विला याद आ जाती है जो उसने उसे हैप्पी एंडिंग के बारे में बताया था। और फिर वो बोलता है एक्विला तुम वेट करो, मैं इस गेम की हैप्पी एंडिंग तक ज़रूर पहुंचूंगा। और फिर वो लॉग आउट के बटन को देखता है और बोलता है यार ये भी थ्रिल है डेथ से खेलते हुए इस गेम में, और मैं इस टेंशन जो भी मेरी ये टेंशन है इसको अच्छे से यूज़ करूँगा इस गेम को जीतने के लिए। वो बोलता है एक्विला मेरे लिए वेट करना, मैं इस एंडिंग तक ज़रूर पहुँचूँगा। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक्विला बैठी होती है, वो टीवी को देख के हंस रही होती है और वो बोलती है कितने बढ़िया तरीके से वो विचेस के वहाँ से निकला, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और वो सोचती है कि मैंने बढ़िया करा जो इस पर नज़र रख रही थी। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो उससे पूछती है क्या ये वही है, ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन तो लग नहीं रहा। तो एक्विला उससे पूछती है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो गया? और जो वो आई थी वो है वेलफरूगा और वो एक दूसरी गॉडेस है। एक्विला को बोलती है वो कि मैं एक गॉड हूँ, मेरे ह्यूमंस को वैसे नहीं देखती, मैं सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो एक्विला मजाक उड़ाते हुए बोलती है क्यों नहीं, वो एक क्यूट तो बंदा है। तो वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर एक्विला बोलती है यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ज़्यादा सीरियस मत हो। और फिर वो उस एक्विला से पूछती है क्या तुमने इसका डेब्ट पे कर दिया था? वो बोलती वो तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं? वो बोलती है एंटरटेनिंग है इसको ऐसे करते हुए देखना, और ये बंदा कितना फुल ऑफ लाइफ है। वो बोलती है एक्विला को कि तुम कितनी फुल हो। एक्विला बोलती है थैंक यू। फिर वो एक गॉडेस एक्विला से पूछती है क्या ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा है या ये सिर्फ तुम्हारी एक खेलने की चीज़ है? वो बोलती है अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो ये मेरे लिए सिर्फ एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है जिसको मैं फ़िलहाल देखना चाहूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट से बाहर निकलता है और वो उसकी
टांगों में दर्द हो रहा होता है, वो बोलता है यार मैं काफ़ी थक गया इतने लंबे फॉरेस्ट से बाहर निकलने में, पता नहीं कितना ही बड़ा फॉरेस्ट था, ये सिर्फ स्टैट्स वगैरह और इस बॉडी की वजह से है कि मैं सिर्फ आधे दिन में यहाँ से बाहर निकल पाया हूँ। और फिर वो टाउन की तरफ देख के बोलता है मेरी नई जर्नी अब स्टार्ट हो रही है। और फिर वो टाउन में एंटर करता है, वहाँ पे एक वो टैवरन में एंटर करता है, वहाँ जहाँ जाता है वो, वहाँ दो क्यूट सी लड़कियाँ खड़ी होती हैं मेड आउटफिट में। उनको देख के वो शर्माते हुए पूछता है मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। वो बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ टाउन में पहली बार आए हुए हो, तो चलो बैठो यहाँ सीट्स पे बैठो। वो टैवरन को देख के बोलता है यार कितनी लाइवली है, यहाँ खाना वगैरह भी की स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है और यहाँ के फोक्स वगैरह भी बहुत खुश लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कि ये दो जो क्यूट मेड हैं वो भी बहुत बढ़िया है। और फिर वो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढना चाह रहा हूँ, क्या तुम यहाँ किसी बंदा है जिसका नाम रेबस चार्ल्स है उसको जानते हो। तो वो ये सुन के हैरान हो जाती है और वो डर भी जाती है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये नाम लेना मना है। वो पूछता है क्यों, क्योंकि दूसरी मेड बोलती है क्योंकि वो सबसे डेंजरस बंदा है यहाँ पे, मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ गया था और वो अगले दिन एक मम्मी की तरह वापस आया था। ये सुन के वो डर जाता है और बाकी जो उधर फॉक्स वगैरह भी होते हैं वो भी उसके नाम से घबराए होते हैं। और फिर वो सोचता है एमसी कि ये रूड ने किसको मेरे से इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर वो मेड उसको कहती है एमसी को कि जल्दी यहाँ से चला जाओ, वो आता ही होगा। एमसी वहाँ से जाने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पे रेबस चार्ल्स आ जाता है और वो एमसी की जेब पे टंगे उस मेडल को भी देख लेता है। और फिर वो बोलता है कि ये तो वही रूड का मर्सनरी बैज है ना, तो तुम वही लड़के होगे जिसे रूड ने भेजा है, ये परफेक्ट टाइमिंग है। मैं वैसे भी एक बैटल स्लेव को, वो वैसे बोल ही रहा होता है और वो रुक जाता है और बोलता है मेरा मतलब है कंपेनियन को ढूंढ रहा था। तो एमसी डर जाता है, वो बोलता है क्या कहा तुमने अभी। और वो सोचता मन में कि रूड यू एसहोल, अगर अगली बार तुम मिले मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। और फिर आखिरकार वो उसे ले जाता है अपने साथ में। वो बोलता है कि मैं स्लेव, वो बोलता है मतलब मेरे कंपेनियन चलो मैं तुम्हें प्रिंस इलेक्टर वगैरह से और उनकी फोर्सेस से मिलवाता हूँ। और फिर वो ऐसे बात करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो आर्मी आती हुई दिखती है जिसमें वो प्रिंस वगैरह होता है। तो एमसी की नज़र उस पर पड़ती है पर एमसी उसको देख के बोलता है अच्छा तो ये है प्रिंस इलेक्टर गार्डियन यहाँ का। और फिर तभी उसकी नज़र उसके साथ के एक कंपेनियन लड़की पे पड़ती है जो खूबसूरत होती है। तो एमसी को कुछ याद आ जाता है कि ये वही डेम वल्प्रिगिस है जो उसके साथ हर उसके प्ले थ्रू में थी, जिसको वो हर बैटल फील्ड में उसका साथ दिए इस लड़की ने, पर ये इसे किसी भी सिनेरियो में बचा नहीं पाया। तो एमसी मन ही मन सोचता है यार कुछ भी हो जाए इस प्ले थ्रू में मैं इसको बचा के ही रहूँगा ताकि ये ज़िंदा रहे और एक हैप्पी एंडिंग तक मैं पहुँच के ही रहूँगा। और फिर वो दोनों मर्सनरी क्रॉप्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ सारे मर्सनरी आपस में इंटेंस फाइट वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर वो उसको बताता है कि ये बढ़िया टाइमिंग है हमारे यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लीडर सिलेक्ट करे जा रहे हैं स्पारिंग मैच की एक दूसरे से लड़के, और यहाँ पे पैसा भी लगा हुआ है एक दूसरे का। पर वो मनी मन सोचता है अपना एमसी कि मेरे को तो सिर्फ प्रिंस इलेक्टर से मिलना है, मेरे को बाकी किसी से क्या कुछ लेना देना नहीं है। और फिर इतने में फिर चार्ल्स उसे बोलता है कि तुम्हें भी इस मैच में पार्टिसिपेट वगैरह करना होगा, रूड ऐसे किसी बेवकूफ़ बंदे को तो भेजेगा नहीं। और फिर वो बाकी सबके सामने अनाउंस करता है कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा, कौन इससे लड़ना चाहेगा। तो सारे एक्साइट हो जाते हैं, बोलते हैं इस न्यूबी से मैं लड़ूंगा। फिर एक बंदे के साथ उसका मैच फाइनल होता है और फिर वो दोनों स्पार करना चालू करते हैं। वो बंदा बोलता है मेरा नाम मैक्स है और तुम्हें देख के तो लगता है तुम एक ही हिट में मर जाओगे। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और एमसी एक ही हिट में उसको हरा देता है। और बाकी सब मर्सनरी वगैरह होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और भी एक्साइट हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं लड़ूंगा। और फिर एमसी बोलता है यार एक एक करके लाइन से आओ। और फिर एमसी उनके साथ लड़ना चालू करता है और वो एक एक करके सबको हराने लगता है और उसका फेम भी इसमें बढ़ने लगता है। वो अपनी टेक्निक से सबको हराता जाता है। और फिर इतने में एक आवाज़ आती है क्या बकवास है ये, और वहाँ पे एक बड़ा सा मुस्टंडा सा बंदा खड़ा होता है। वो बोलता है कि मैं इसका अपोनेंट बनूंगा। और फिर एमसी भी डर जाता है यार ये ह्यूमन है क्या, इसका साइज़ ये बहुत कुछ हो गया। और वो लॉग आउट करना चाहता है पर वो लॉग आउट कर नहीं पाता। वो चिल्लाता है एक्कोला तेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है। और वो बोलता है यार मेरे को कम से कम रेस्ट तो करने दो, 1 मिनट दो। वो बोलता है कोई चांस नहीं और वो उस पर अटैक कर देता है। और फिर एमसी उसका हाथ पकड़ता है और इसे एक मॉन्स्टर स्लैम देता है और उसे धराशाही कर देता है अपने एक ही वार से।
और बाकी मर्सनरीज वगैरह एक्साइट हो जाते हैं और वो उसके लिए चीयर वगैरह करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भी तुमसे फाइट करना चाहूँगा, मैं भी। और फिर इतने में आवाज़ आती है चार्ल्स की कि सब साइड हो जाओ, और वो एमसी को आके बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, अब तुम मर्सनरी ग्रुप के नए लीडर हो। एमसी ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे ना एक वॉर का सीन चालू हो रहा है, दो आर्मीज में वॉर हो रही है, एक है ह्यूमन आर्मी और एक है डीमन किंग की ऑर्क आर्मी। और वहाँ पे हम देखते हैं कमांडर उनको आदेश देता है कि चार्ज, और सब सोल्जर्स वगैरह चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और अपना एमसी बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होता है और वो ऑक्स की गर्दन वगैरह काट रहा होता है। इतने में हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे ले जाया जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनका कमांडर जो स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहा था वो बोल रहा था कि ये ऑर्क आर्मी से हमारा सामना हो रहा है जो डीमन किंग की बढ़िया आर्मी है। तो और हमारा मिशन बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें जो उनका फ्लैग है ना, मिलिट्री फ्लैग, वो जाके हमें वो चुराना है। और फिर वो उनका अपना प्लान वगैरह बताता है कि हम एक फोर्स रखेंगे बीच में और दो फोर्सेस रखेंगे दोनों लेफ्ट और राइट साइड में, जो फ्लैंक मारेंगी साइड से, और अपनी जो मेन फोर्स होगी वो हम थोड़ी सी और पीछे रखेंगे। और जैसे ही हमारी सेना उनकी फॉर्मेशन वगैरह तोड़ देगी ना और वहाँ पे गैप वगैरह आ जाएंगे, तो हम तुरंत उस गैप में घुस जाएंगे और उनकी फॉर्मेशन को निस्तो नाबूद कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से तोड़ फोड़ देंगे। ऊपर एक बात ध्यान में रखना कि ये जो ऑक्स है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से जानते हैं आपस में। तो फिर वो चिल्ला के एमसी का नाम लेके बोलता है उनका कमांडर, वेलोर्स्टेड वेलर, एज ए ग्रुप लीडर ये तुम्हारा काम है कि तुम देखो कि ऑर्क जो है वो अपनी कोऑर्डिनेशन ढंग से ना कर पाए। तो फिर ऐसे ही आगे वॉर का सीन शुरू होता है जिसमें भाले वगैरह बरस रहे होते हैं एमसी पे और वो सब उनको डॉज करके बच के ऑक्स को मार रहा होता है। और फिर वो अपने मन ही मन सोचता है मेरी जॉब है एज ए ग्रुप लीडर, क्या बकवास बात है यार, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री में एक मेरिट ये लेने आया था और वहाँ से भाग जाना चाहता था, ये कहाँ फंसा दिया इन बेवकूफ़ लोगों ने मेरे को। इतने में ऑर्क आर्मी का जो सेकंड इन कमांड होता है ना वो अपने कैप्टन के पास भाग के जाता है और बोलता है कि जो हमारे भाला मारने वाले सिपाही है ना वो उनकी फॉर्मेशन टूट रही है। और वो उनका जो कैप्टन होता है वो बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तो हमारे सबसे बढ़िया सिपाही वगैरह थे, ऐसा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और फिर वो उसके हाथ से वो दूरबीन से खींचता है और वो फील्ड की तरफ नज़र घुमा के देखता है और देखता है कि वहाँ पे एमसी और उसके 3-4 साथी अजीब अजीब सा मुंह बना के खड़े हैं। वो बोलता है ये क्या चुतियापा देख लिया मैंने। और फिर वो बोलता है अपने मस्किटर्स को निकालो बाहर और उनको फायर का ऑर्डर दो। तो उनके मस्किटर्स आते हैं, मस्किट्स वो होते हैं जो जिनके पास बंदूक वगैरह होती है, वो फायर करते हैं और वो फायर करना चालू करते हैं। तो एमसी देखता है कि यह बकवास रणनीति है, इनको क्या लगता है ये एक एक गोली फायर करके मेरे को हरा सकेंगे, अगर इनके पास रैपिड फायर नहीं है तो इनको हराना तो बहुत आसान है। तो जैसे ही उनके मस्किटियर्स पहला राउंड फायर करते हैं और सेकंड के लिए वो दूसरा चेंज करने के लिए दूसरे मस्किटियर्स आगे आने वाले होते हैं, तो अपना एमसी ना शील्ड लेके उन पे चार्ज कर देता है और उनकी फॉर्मेशन बिगाड़ देता है बिल्कुल ही। और फिर अपने साथियों को वो ऑर्डर देता है कि चार्ज करो और इन भोसड़ी वालों को काट डालो, बिल्कुल खत्म कर दो। तो जो एनिमी का कमांडर होता है ना वो ये सब देख के हैरान हो जाता है, बोलता है ये छोटा सा दिखने वाला ये नन्हा सा आदमी, इसने मेरे सारे प्लान वगैरह ख़राब कर दिए और इसकी वजह से मेरे कितने साथी मारे गए। वो सोचता है अपने झंडे को पकड़ के यार मेरे को ये झंडा बचाना होगा, ये मेरी ट्राइब की शान है, निशानी है। वो ये सोच ही रहा होता है कि एमसी उस पर चार्ज कर देता है और फिर वो उसको मार के उससे झंडा वगैरह छीन लेते हैं और उनकी जो टीम है वो सेलिब्रेट करने लगती है कि हम जीत गए, हम जीत गए। एमसी भी खुश हो जाता है, वो बोलता है कि यार अब ये जो मिलिट्री मेरिट है ये मेरी होगी, मेरी होगी। और तभी एक हॉर्न बजता है और उसको एक बुरी खबर मिलती है कि बोलते हैं उसका एक साथी आके बोलता है कि हमारे साथी जो है वो भाग रहे हैं और आर्मी की जो रीइंफोर्समेंट थी वो आ गई है और वो बिल्कुल हमारे आगे खड़ी है। एमसी सोचता है क्या बकवास बात है यार, जीत बिल्कुल मेरे हाथ में थी, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और तभी उसका एक साथी बोलता है कि ग्रुप लीडर अब हमें क्या करना चाहिए, कि हम ये फ्लैग यहाँ पे फेंक के भी अपने दूसरे साथियों की तरह भाग जाएं या क्या करें। वो बोलता है क्या बकवास बोल रहा है तू, पर वो डर के बोलता है हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। इतने में ऑर्क जनरल की आवाज़ आती है इट्स ओवर, और अगर तुम भागने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि ये जिन ऑर्क्स ने तुम्हें घेर रखा ना ये बिल्कुल मेरे एलीट वॉरियर्स हैं, इनसे तुम बच के जा नहीं पाओगे। और अगर तुम अभी हमारा झंडा में वापस कर देते हो तो मैं इसे तुम्हारी समझदारी समझूंगा और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और फिर एमसी उसको उकसाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें वापस करूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है। और वो बोलता है कि अगर तुम मेरे एक भी कदम नज़दीक आए ना तो ये जो पीछे चार्लेट खड़ा है इसकी मैं चड्डी बना, इस झंडे की चड्डी बना के इसको पहनवा दूंगा। तो ऑक्स वगैरह गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे फ्लैग को ऐसी गंदी जगह
यूज़ करने की भी सोच रहे हो, एमसी उसको उकसाना चाह रहा होता है कि वो बोलता है कि वॉर होती है, इसमें कुछ गलत सही कुछ नहीं होता, सिर्फ जीतने से मतलब होता है, अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो देखना तुम्हारे फ्लैग का क्या होगा। तो सारे ऑक्स भड़क जाते हैं, उनको और भी गुस्सा आ जाता है, और फिर उनका जो जनरल होता है वो उनको आदेश देता है कि गोलियां चलाओ, फायर करो इन चूतियों पे, और वो ऑर्डर दे देता है फायर, गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, सब डॉज वगैरह कर रहे होते हैं बुलेट्स। एमसी सोचता है यार अभी तक जितने भी प्ले थ्रू मैंने करे थे उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने इतनी जल्दी फ्लैग पे गिव अप कर दिया हो। एमसी की साइड की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, उसके साथियों को गोलियां वगैरह भी लग रही होती है। एमसी सोच ही रहा होता है क्या करे, तो तभी ना उसे एक्विला की बात याद आ जाती है कि अगर वो इस गेम में मरा तो वो हकीकत में भी मर जाएगा। तो वो सुन के ना एमसी थोड़ा सा बौखला जाता है और डर भी जाता है कि तभी उसका साथी चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से ऑर्डर दो यार ग्रुप लीडर कि हम क्या करें, वरना तो इस तरह हम पूरी तरह मर जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, क्या करें जल्दी बताओ। वो एमसी जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथी सोचते हैं कि ये सही में पागल वागल तो नहीं हो गया। और फिर वो चार्लेट से ट्रम्पेट छीन लेता है, वो भोपू सा। वो बोलता है कि कोई भी रीइंफोर्समेंट यहाँ पे नहीं आने वाली, और एमसी उसे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, और फिर वो जोर से वो ट्रम्पेट बजाता है और वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। तो उसके साथी बोलते हैं ग्रुप लीडर ये गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो, हमारे एलाइज उस तरफ थोड़ी हैं। वो बोलता है मेरे को पता है, चुप रहो और अपनी शील्ड्स वगैरह लो और इस बुलेट्स को ब्लॉक करो। और वो सोचता है कि एक्विला मैं वीआईपी हूँ, तुम मेरे को ऐसे तो मरने नहीं दोगे, तुम मेरे को ऐसे नहीं छोड़ोगे। और इतने में एक बड़ा सा ऑर्क होता है, वो एमसी पे स्पीयर के साथ चार्ज कर देता है। इससे पहले कि वो एमसी को मार सकता कि उसके गले में बिल्कुल एक गोली सी लग जाती है और वो वहीं ढेर हो जाती है। और तभी एक नाइट की इमेज सी बिल्कुल घोड़े पे बैठी हुई एक सामने आती है, गोल्डन बालों वाली लड़की, और वो बोलती है कि सोल्जर्स हार मत मानो और अपनी तलवार लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो ऑर्क जनरल होता है वो अपने साथियों को बोलता है कि कोई भी हमारी लड़ाई में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी और काउंटस के बीच में है। और काउंटस उसे बोलती है तुम असली में मर्द हो। और फिर उन दोनों की ड्यूल शुरू होती है और काउंटस अपनी तलवार के साथ ऑर्क पे अटैक कर देती है। दोनों ब्लोज वगैरह एक्सचेंज करते हैं। एमसी ये देख के हैरान हो जाता है, वो बोलता है यार गेम की अर्ली शुरुआत में भी ये काउंटस काफ़ी पावरफुल है, लेट में तो है ही पर अर्ली में भी इतनी। और ऑर्क और उसकी लड़ाई जारी हो रही होती है कि काउंटस मौका देखती है और ऑर्क के मुंह पे एक बड़ी जोर के खींच के लात मारती है। वो भी कुछ स्टेप पीछे हो जाता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि इसकी इतनी पावर, उसका दिमाग भी घूम जाता है एक बार को। और वो बोलता है कि मैंने जैसे सोचा था तुम उतनी शानदार हो, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप ही नहीं तुम्हारी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी काफ़ी बढ़िया है। तो काउंटेस बोलती है कि अभी बकवास बंद करते हैं और शुरू करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। और फिर दोनों फिर से फाइट वगैरह उनकी शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं और बीच में काउंटेस उसकी तलवार डॉज करके आसमान में उड़ती है और बिल्कुल उसके बीच से चीरा लगा देती है और वहीं ऑर्क ढेर हो जाता है। और वो बोलता है कि बढ़िया मैच है। तो बाकी ऑर्क वगैरह अपने उस कैप्टन को उठाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हम हार गए हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एमसीबी ये देख के हैरान हो जाता है कि यार उसने एक सिंगल स्ट्राइक में उसको हरा दिया, वो भी इतने जाइंट ऑर्क को। इतने में वो एमसी के पास आती है और बोलती है तुम ही इन मर्सनीज के लीडर हो ना, मैं बहुत दूर से भी तुम्हारी बहादुरी देख पा रही थी। और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम वलपरिगिस है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और दोनों हाथ वगैरह मिलाते हैं और एमसी उसे बोलता है अगर तुम आई नहीं होती तो हम सब यहाँ पे अभी मर गए होते और तुमने हमें बचा लिया। और फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में पीछे से आवाज़ आती है, ग्रुप लीडर और एमसी के बाकी सारी साथी वगैरह खड़े होते हैं और वो उसको वो झंडा पकड़ाते हैं। वो बोलते हैं ये लो तुम्हारा झंडा। और एमसी ये देख के खुश हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलते हैं ग्रुप लीडर तुम ठीक तो हो, पागल वागल तो नहीं हो गए। और फिर वो जोर जोर से हंसता है और बोलता है ये झंडा मेरा हुआ, मेरा हुआ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैवरन का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है और वो भागते हुए ना, वो चार्लेट जो होता है एमसी का साथी, उसके पास भागते हुए आती है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, तुम वॉर में क्यों लड़ने गए, मैंने तुम्हें कितनी बार मना कर रखा है। तो एमसी एक्साइटमेंट में अपने दूसरे साथी से पूछता है कि ये इसकी बेटी है। वो बोलता है बेटी क्या, तुम पागल वागल हो गए, ये तो 15 साल का है। वो एमसी बोलता है सच में ये 15 साल का, झूठ तो नहीं बोल रहे। और वो उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि ये इसकी छोटी बहन है। और फिर वो जो छोटी सी लड़की होती है वो एमसी की तरफ आगे बोलती है तुम्हारी वजह से चार्लेट की हालत हुई है, तुम्हें इसके मेडिकल बिल वगैरह भरने पड़ेंगे। एमसी ये सुन के यार हैरान हो जाता है कि मैं मेडिकल बिल भरूंगा,
ऐसे कैसे। फिर चार्लेट बोल पड़ता है कि मैं जिंदा भी अभी इन्हीं की वजह से हूँ, और बाकी सब मर्सनरीज भी बोल पड़ते हैं कि हम ग्रुप लीडर की वजह से ही जिंदा हैं, वरना अभी तो हम और का खाना वाना बना होते। और वो उसके लिए चीयर करने लगते हैं, तो वो भी शर्मा जाता है, एम्बेरस हो जाता है, और बाकी सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इतने में फिर वो जो काउंटेस होती है वेलपरेगिस वो आती है, और वो एमसी को अपनी पास बुलाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वहाँ पे वो एक कैंपिंग का बेस वगैरह लगा होता है, और एमसी उसके साथ घोड़े पे बैठा होता है, और वो बताती है कि इलेक्टर जो है ना उसने तुम्हें बुलाया है, और उनकी बातों से लग रहा था कि वो तुम्हें रिवॉर्ड वगैरह देंगे तुम्हारी बहादुरी के लिए। क्या ये बढ़िया बात नहीं है? वो बोलता मेरे से ज़्यादा खुश तो तुम लग रही हो। वो बोलती है कि मेरे दोस्त मेरे को तुम वल्परेगिस बुलाओ। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें डैम वल्परेगिस बुलाऊंगा। और वो बोलती है वेलर देखो उधर देखो, ये सब वही लोग हैं जिनको तुमने बचाया है, ये हमारे एम्पायर के बहादुर सोल्जर्स हैं। तुम्हारी बहादुरी के बिना ये बिल्कुल बच नहीं पाते, और शायद आज ये मर गए होते। इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। फिर उसकी ऑडियंस होती है किंग के साथ, और किंग उसे वो देख के बोलता है तो तुम ही हो वो वेलर जिसको लोग रीपर ऑफ द फील्ड भी कह रहे हैं। तो मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ, तुम बिल्कुल एक जाबाज शेर की तरह लड़े। वो बोलता है योर ग्रेस आप मेरे को फ्लैटर कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे कॉमरेड्स को रिवॉर्ड वगैरह देता हूँ, मैं तुम्हें 300 फ्लोरिन और तुम्हारे कॉमरेड्स को 100 फ्लोरिन देता हूँ, क्या इसके अलावा भी तुम कुछ चाहोगे? वो बोलता है हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने साथियों के साथ विंटन बेर में जाना चाहता हूँ। तो किंग बोलता है ठीक है तुम्हारा वहाँ जाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, और तुम्हारे साथियों का भी। और वो बोलता है शुक्रिया किंग। वो वहाँ से जाता नहीं है, तो किंग पूछता है क्या कोई और भी बात है? वो पूछता है कि किंग मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, इस वॉर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? एमसी सोचता है जैसे मुझे लगा था सब हैरान हो गए कि एक लोली मर्सनरी ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है। तो वो इलेक्टोरल पूछता है तुम्हें क्या लगता है? वो बोलता है कि मेरी लिमिटेड प्रेजेंस और मेरे को पूरी पिक्चर वगैरह भी अभी ढंग से पता नहीं, पर एक चीज है जिसकी मेरे को चिंता है। तभी वहां पे एक बंदा बोल पड़ता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? तू एक लॉली मर्सरिया और एक इलेक्टोरल को एडवाइस देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और इतने में दूसरा बंदा भी वहां से बोल सकता है हाँ हाँ ग्रेस ये सही कह रहा है, इसने कोई बकवास सी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से पकड़ ली होगी और ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। और इतने में जो काउंटेस होती है वो बोल पड़ती है कि हमें ना इसकी बात सुननी चाहिए, इसको सुनने में हमारा क्या ही जा रहा है। इतने में वो सफेद बालों वाला और छोटी छोटी मूंछ वाला बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है एक लोली काउंटेस की हिम्मत कैसे हुई इलेक्टोरल के आगे बोलने की। और इतने में तभी कोई उसे याद दिला देता है कि ये भी एक नीज है इलेक्टोरल ऑफ बैरन की। तो इलेक्टोरल उसे बोल पड़ता है कि चलो बताओ तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो वो एमसी अपना कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि आगे ना एक एम्बुश हो सकता है। तो वो पूछता है कि इस क्या बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि आगे एक एम्बुश हो सकता है? तो वो बोलता है कि जो डीमन किंग पीसनट्स है ना उसकी हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है कि एम्बुश करना और सबके साथ धोखेबाजी करना। एमसी इलेक्टोरल को बोलता है कि अगर आप किंगडम की वॉर 10 साल पहले की देखो और मार्ग्रेव की 6 साल पहले की वॉर देखो, वो दोनों वॉर सिर्फ इसलिए हारे थे क्योंकि उसने उसे एम्बुश करा था और धोखेबाजी वगैरह करी थी। और अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनो तो हो सकता है हमारे बीच में भी एक ऐसा गद्दार हो जो उनके साथ मिला हो। तो वो इलेक्टोरल कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है हमारे बीच में एक गद्दार है। एमसी कहता है कि हमें सिर्फ चौकन्ना रहना चाहिए। तो इलेक्टोरल कहता है तू काफी बोल्ड हो रहा है और मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा सर जो है ना तेरे शरीर पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक अलाउ कर रखा है, अपनी औकात में रहे। वो काउंटेस कुछ कहना चाह रही थी पर उसे रोक दिया जाता है और इतने में एमसी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी बाउंड्रीज वगैरह को ओवरस्टेप कर दिया है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तो मैं अभी के लिए चलता हूं। और एमसी वहां से चला जाता है और वो सोचता है कि इस लाइफ टाइम में ये ज़्यादा ही एरोगेंट हो गया है। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि वल्परेगिस खड़ी थी। वो उसे बोलते हैं कि मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया, तुम कितना तेज चलते हो। वो बोलता है क्या तुम भाग के इसलिए आए क्या कि तुम्हें मेरी चिंता थी? वो बोलती है हाँ मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी और अंदर जो भी हुआ उसके लिए इलेक्टोरल के तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। वो बोलता है कुछ भी? वो बोलती है हाँ कुछ भी। वो बोलता है अगर मेरी कुछ डिमांड ऐसी वैसी हुई तब क्या करोगे? वो बोलती है तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं भी एक वेल्दियस्ट नोबल फैमिली से हूँ, पैसा वगैरह जो भी चाहिए बताओ। तो वो बोलता है मुझे राइटिंग क्विल और एक बंदूक चाहिए। वो बोलती है वेलर बस ये कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, जो मांगना अभी मांग लो। वो बोलता है डैम वल्परेगिस ये ठीक है, मुझे सिर्फ यही चाहिए, मेरा एक ड्रीम है
कैवेलरी मैन बनना, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहूँगा घुड़सवारी सीखने के लिए, और पिस्टल मेरी एक ड्रीम है। और वो रोने का एक्टिंग वैक्टिंग करता है वो बोलता है कि ये एक आदमी के आंसू हैं। तो वल्परेगिस बोलती है मैंने तुम्हारे जैसा निस्वार्थ आदमी आज तक नहीं देखा। और फिर वो एमसी का हाथ पकड़ के उसे बोलती है कि चलो मेरे साथ चलो। एमसी भी ब्लश कर जाता है, वो भी शर्मा जाता है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और फिर से एक वॉर का सीन आ जाता है। इस बार इलेक्टोरल इंचार्ज होता है और वो चिल्ला के बोलता है कि पिज़्ज़ा नट ये तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। और वो जो डीमन किंग पिज़्ज़ा नट होता है वो अपनी नाक चिढ़ा के बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी बदबू यहाँ तक आ रही है। और इतने में ना उसका बटलर बोल देता है कि वॉर की सारी तैयारियां वगैरह पूरी हो गई हैं। और वो उसे बोलता है कि आप अभी भी उस वुमेन को यूज करना चाह रहे हो क्या, वो जब बहुत ज्यादा क्रूअल है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो डीमन लॉर्ड की वो रिंग बज जाती है और वहां से उसी औरत की लड़की की आवाज आती है और वो बोलती है कि मैं रेडी हूँ लॉर्ड आपके ऑर्डर्स के लिए। तो डीमन लॉर्ड कहता है कि इस बार आराम से जाना, उन पे कोई ज्यादा बकचोदी मत करना। वो बोलती है मैं हर बार आराम से ही तो जाती हूँ माय लॉर्ड। और उसकी ये बात सुन के डीमन लॉर्ड और उसके बटलर का चेहरा देखने लायक था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी घुड़सवारी कर रहा होता है और वो सोचता है कि यार ये घोड़ा जो फिली है ये कितना तेज दौड़ता है, काउंटेस ने मेरे को कितना बढ़िया घोड़ा दिया है और साथ में ये देखो इतना एक्सपेंसिव पोशन भी दिया है जिसके दम पे मैं एक घर भी खरीद सकता था पूरा। और फिर उसे पीछे ब्लास्ट की आवाज़ आती है और वो बोलता है वॉर शुरू हो गई है, मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक स्टील जैसा भी ना ये वॉर हैंडल कर नहीं पाएगा, वो तो गधों की तरह आगे चार्ज कर देगा और एक बढ़िया चांस है कि उसे दगाबाजी ज़रूर मिलेगी इस बैटल में। और फिर हमें वहाँ वॉर के सीन पे ले जाया जाता है और वहाँ देखते हैं कि वो अपनी तलवार गाड़े नीचे घुटनों के बल पड़ा होता है और वो डीमन लॉर्ड और वो जो उसके साथ एक बुढ़ा सा था वो हंस रहे होते हैं दोनों। और उसको धोखेबाजी मिली गई होती है और वो पूछता है अंकल तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों करा, और तुम खुद को एम्पायर का नाइट भी कहते हो, ऐसा क्यों करा तुमने। फिर वो अपने गाल को कह रहा हूँ वो चिन को खुजाते हुए बोलता है कि तुम्हें अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आ रही क्या, ध्यान से सुन फिलिप कि तुमने ना एम्पायर के अगेंस्ट रेबल करा है, मतलब देशद्रोह करा है और मैं पेजानेट के साथ मिलके तुम्हें पकड़ रहा हूँ देशद्रोह के जुर्म में। और वो उसको गला काटने का इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम गए, और वो बोलता है कि आप बकवास कर रहे हो, तुम्हारे ये झूठ पे कौन विश्वास करेगा। और फिर वो उसके मुंह पे जूता रख देते हैं और उसको ज़मीन पे दे मारते हैं। और वो डीमन किंग उसे बोलता है कि लूनेटिक अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से ना बाहर आ जा, और वो अपने बंदों को आदेश देता है कि इसे बांधो। वो उसे बांधने ही वाले होते हैं कि इतने में वो काउंटेस उछल के आ जाती है और वो डीमन किंग के मुंह पे एक ज़ोरदार खींच के लात मारती है और वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करती है कि ये एक चांस है, जल्दी से ग्रेस को यहाँ से बाहर निकालो। तो उसके सिपाही उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर वो डीमन किंग होता है वो हेक्सा, वो लड़की होती है ना, उसको कांटेक्ट करता है और वो उसको बोलता है कि वो भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। तो वो डीमन किंग का ऑर्डर फॉलो करती है और फिर वो अपने कुत्तों की तरफ देख के बोलती है कि तुम सब अभी भूखे हो गए, चलो मील टाइम, और उसको पकड़ा जाए। फिर अब स्टोरी एमसी की तरफ चली जाती है और वहाँ दिखाया जाता है एमसी तेजी से अपना घोड़ा भगा रहा है और वो इन डीमन डॉग्स को एक एक करके मार रहा होता है। और वो सोचता है ये जो ज़ॉम्बी डॉग्स है ना, ये हेक्सा के वेपन्स हैं, वो इससे पहले अपने दुश्मनों को थकाती है और फिर धीरे धीरे करके उनको डिवावर कर जाती है। क्या बकवास टेक्निक है। और वो बोलता है यार मेरे को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये इसके ज़ॉम्बी डॉग्स नहीं लग रहे, वो ज़रूर फिलिप की साइड गए होंगे, उसको कुछ भी होता रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे को वेल्परगिस को बचाना पड़ेगा। और फिर वो जल्दी से अपना घोड़ा दौड़ाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिलिप जो प्रिंस सा होता है उसके पीछे वो डीमन डॉग्स वगैरह पड़े होते हैं। उसका माना ना उस डीमन किंग ने बंद कर दिया होता है अपनी टेक्निक से। वो बोलता है क्या बकवास टेक्निक है, मैं अपना माना वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकता। फिर एक डीमन डॉग उस पर अटैक कर रहा होता है पर वल्परेगिस उसको बीच में से काट देती है और उसे बचा लेती है। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है कि उसके सबॉर्डिनेट पे डीमन डॉग अटैक कर रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि मुझे बचा लो, पर इनका जो ये इलेक्टोरल होता है ये चूतिया सा, वो बोलता है कि इसको छोड़ो और आगे चलो, हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है। वल्परेगिस ना चाहते हुए भी आगे जाती है और वो सोचती है कि अगर हमने वेलर की बात सुन ली होती तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते, ये सब हमारी गलती है कि हमने उसकी बातों को इग्नोर करा। इतने में पीछे से एक फंदा उड़ के आता है और वो वेल्परेगिस के गले में आके अटकता है और वो हेक्सेस होती है जिसने वो फंदा फेंका होता है और वो उसको उसके घोड़े से नीचे खींच लेती है। वेल्परेगिस चिल्लाती है योर ग्रेस, पर वो
बिना पीछे मुड़े अपना घोड़ा भगा लेता है, उसको बिना उस पर ध्यान दिए उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं करता। और फिर काउंटेस सोचती है यार अगर ऐसा इलेक्टर होगा तो हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर बर्बाद है। और फिर वो हेक्सेस जिसने उसे खींचा होता है वो भी यही बोलती है कि अगर तुम इलेक्टर बनना है तो तुम्हें ताकतवर होना होगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना सिस्टर? और फिर ये हंटर वाली लड़की ना अपने ये बंदों को आदेश देती है कि जाके फिलिप का पीछा करो, उसको पकड़ो जाके, वो हाथ से बच निकलना नहीं चाहिए। और फिर वो वल्परिक इसको टॉन्ट करके हुए कहती है तुम्हारे अंदर भी तो इलेक्टर का ब्लड है, तुम भी उसकी तरह कायर वायर हो गया। तो वल्परिक थोड़ी भड़क जाती है और वो उस पर चार्ज कर देती है, वो बोलती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, और वो उस पर एक मुक्का मारती है, पर वो बिल्कुल ही आराम से डॉज कर लेती है हंटर वाली लड़की, और उस पर एक पीछे जोरदार कोड़ा बरसाती है। तो वल्परिक इसके मुंह से चीख निकल जाती है, तो वो सुन के वो एक्साइट हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ ऐसे ही और जोर से चीखो। और फिर वो वल्परिगिस पे कोड़े बरसाना शुरू कर देती है। वल्परिगिस की आंखों से आंसू निकल जाता है और उसे वेलर की याद आती है। वो सोचती है अगर वो मेरी जगह यहाँ पे होता वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता यहाँ से बचने का, पर मेरे को देखो क्या मेरा अंत हो गया यहीं पे। और वो पीछे से वो हंस रही होती है कि हाँ हाँ और जोर से चिल्लाओ, कि इतने में उसे गन शॉट की आवाज आती है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है वो हंटर वाली लड़की, तो वो देखती है उसका कुत्ता मरा पड़ा है, और वो सोच ही रही होती है कुत्ता कैसे मरा, कि अचानक से वेलर आता और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता और वो जाके 1 किलोमीटर दूर पड़ती। वल्परिगिस वेलर को देख के खुश हो जाती है, वो कुछ बोल ही रही होती है, इतने में वो बेहोश हो जाती है। तो वेलर उसको देखता है, चेक करता है, और इतने में वो जो हंटर वाली लड़की होती है वो भी खड़ी हो जाती है, और वो सोचती है कि ये बिल्कुल अचानक से मेरे पीछे आ गए, ये कोई आम आदमी तो नहीं होगा, और इसने मेरा कुत्ता भी मार दिया। और इतने में वेलर उसको देख के बोलता है हेक्सस तुम्हारा चूतिया चेहरा अभी तक भी नहीं बदला। वो बोलती है तू मेरे को जानता है क्या ब्रो? वो बोलता है अपने इस चूतिया चेहरे से मेरे को ब्रो ब्रो मत बोल, ये वाहियात लगता है। और वो उसकी तरफ अपनी बंदूक तान देता है। तो वो बोलती है अच्छा तू बंदूक तानेगा मेरे पे, तेरी बंदूक की रेंज जरूर ज्यादा बढ़िया है मेरी हंटर से, पर याद रखियो कि मेरे हंटर की स्पीड तेरी बुलेट के रिलोडिंग से ज्यादा बढ़िया होगी, तो इसलिए तेरा निशाना अच्छा होना चाहिए। फिर हेक्सस वेलर पे चार्ज कर देती है, वेलर शूट करता है पर वो बिल्कुल आराम से डॉज कर लेती है, और फिर वो अपना कोड़ा घुमाती है और उसके गले से पकड़ लेती है, और फिर उसको अपनी तरफ खींचती है और एक पट हेडशॉट उसके मुंह पे मारती है, और वेलर दूर जाके गिरता है। और फिर वो लगातार अपने हंटर उस पर मार रही होती है, पर वेलर बिल्कुल आराम से जिगजैग करके डॉज कर रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो अपनी गन दिखाता है उस पर शूट करने के लिए, तो वो फिर से वो डॉज करने लगती है, पर वो इस बार साइड आता है और अपना डैगर निकाल के सीधा उसकी एक आंख फोड़ देता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ, और फिर वो सोचती है कि मेरे को अपनी आंखों की रिकवरी के लिए मेरे को यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो अपने पंख खोलती है और हवा में उड़ जाती है, और वो बोलती है अब तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते, मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरे को बहुत काम है। तो वेलर उसको टोंट करते हुए बोलता है क्या डर गई क्या मेरे से? तो वो बोलती है कि तुम्हारे टोंट वोंट मेरे पे काम नहीं करेंगे। और फिर वेलर बोलता है पर मेरे पास एक लॉन्ग रेंज हथियार भी है, वो अपनी इसकी बंदूक दिखा के बोलती है आसमान में तुम्हारे बंदूक की गोलियां मेरे को लग नहीं पाएंगे। और वेलर उसको बंदूक दिखाता है और शूट कर ही रहा होता है, वो डॉज करना चाह रही होती है, पर उसकी सेंसेस अचानक से काम करना बंद कर देती है, और वेलर की गोली आके सीधा उसको लगती है, और वो नीचे जमीन पे धड़ से आगे गिरती है। तो वेलर बोलता है चमगादड़ों को मारने के लिए बंदूक से बढ़िया और कोई चीज नहीं है। फिर हेक्सस ना बिल्कुल क्यूट सा चेहरा बना के वेलर को बोलती है देख के क्या तुम मेरे को मारोगे क्या, देखो मैं कितनी प्यारी सी हूँ। तो वेलर बोलता है आज तू मेरे हाथों कुत्तों की मौत मरेगी, मैं देखना चाहूंगा तेरे को मार के मेरे को क्या लूट मिलेगी। तो फिर वो उसे मार देता है, और फिर वो पीछे वेलपरिगिस की तरफ देख के बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, मैं तुमको बचा के रहूंगा। वेलर फिर अपनी जेब से ऑल रिकवरी पोर्शन निकालता है जो सारी की सारी फिजिकल कंडीशन को रिपेयर कर देता है, पर उसमें एक कंडीशन होती है कि उसे ना डायरेक्टली उस एरिया पे अप्लाई करना होता है जहाँ पे चोट लगी होती है। तो वो ये सुन के थोड़ा सा खुश हो जाता है, वो बोलता है मतलब मेरे को इसका आर्मर वगैरह निकालना पड़ेगा। और फिर बोलता है नहीं 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 मेरे दिमाग में कोई ऐसी वैसी थॉट नहीं चल रही। और इतने में हमें पिछले सीन दिखाए जाते हैं, वो याद कर रहा होता है कि जब वो पहली बार इस गेम में उसने लॉग इन करा था कि कैसे वो एक फलों की शॉप के सामने आ गया था, और वो जाके वहां से रेट वगैरह पूछ रहा था कि इतने में एक बच्चा आता है वहां दौड़ के, वो उसको वो सेब खाना होता है, और इतने में उसकी माँ भी आ जाती है पीछे से। वो बोलती है बेटा चलो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वेलर उसे सेब खरीद के दे देता है, और वो बच्चा खुश हो जाता है, उसकी माँ भी उसे थैंक यू वगैरह बोल देती है, और वो
चले जाते हैं। तो वेलर को याद आता है कैसे बचपन में वो भी फ्राइड चिकन के लिए अपनी मम्मी से ऐसे ही करता था। वेलर फिर ऐसे ही दूसरों की हेल्प करने की क्वेस्ट वगैरह लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो दूसरों की हेल्प करता है। वो रियलिटी से बचने के लिए इस गेम में लॉग इन करता है और जो जितनी भी उसकी रियलिटी की फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि कैसे वो भाग रहा होता है पैसे वैसे कमाने के लिए, वो इस गेम में आके निकालता है। और फिर वो दिन याद आता है कि कैसे उसे वेलपर्गिस मिली थी और वो उसे बोर के मिशन की क्वेस्ट वगैरह देती है और वो दोनों बोर हंटिंग पे जाते हैं। वहां पे वो उस बोर को एक स्ट्राइक में ही उड़ा देता है। तो वेलपर्गिस ये देख के हैरान हो जाती है और फिर वो वेलपर्गिस को छेड़ते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए? वो फिर शर्माते हुए बोलती है, यार मेरे को तो तुमने चांस ही नहीं दिया। तो फिर वो उसे पार्टी फॉर्म करने की रिक्वेस्ट वगैरह भेजती है। वेलर को शुरू में ना किसी में ट्रस्ट वगैरह नहीं होता, तो ये चीज वेलपर्गिस भाप जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोलता है, नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं है। और फिर ना उसे वो नाइट की पोजीशन पे रिकमेंड कर देती है एम्पायर। वेलर भी खुशी खुशी हाँ कर देता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेलर एक बढ़िया सी स्टेज पे खड़ा होता है, लोग उसके लिए चीयर वगैरह कर रहे होते हैं, हुर्रे हुर्रे ऐसे कर करके। और वेलपर्गिस उसके साइड में खड़ी होकर बोलती है, कैसा महसूस कर रहे हो तुम आज इलेक्टर बन के? तो वो बोलता है, ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया। अगर तुमने उस दिन मेरे को ना बोला होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो वेलपर्गिस नीचे लोगों की तरफ इशारा करके बोलती है, देखो ये तुम्हारी जनता है, तुमने इन्हें बचाया है और तुम इस लैंड पे शांति वगैरह लाए हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जब वेलपर्गिस उसे शुक्रिया कर रही होती है कि उसे बचाने के लिए। और वो बोलता है कि यार आज आसमान कितना बढ़िया है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है उसका थोबड़ा बिल्कुल सूजा हुआ होता है, जैसे अभी हाल ही में उसे किसी ने बढ़िया से पेला हो। तो वेलपर्गिस हंसते हुए बोलती है, तुम्हें मेरा आर्मर उतारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वो बोलती है, चलो अब जो भी है हम जल्दी वेलपुरुगा में पहुंच जाएंगे और वहां पे मैं जाके तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड वगैरह दूंगी मेरी जान बचाने के लिए। और फिर वो हंसते हुए बोलता है, मेरे को तो उसी का इंतजार था और हमें जल्दी से जल्दी वहां जाके सबको बताना चाहिए कि अभी तुम जिंदा हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। तो वहां एक बड़ी खतरनाक सी सिस्टर खड़ी होती है और वो बोलती है, वेलर एंटर नहीं कर सकता। वेलपर्गिस बोल पड़ती है, एंजेला ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानते नहीं कि ये हमारे ऑनर्ड गेस्ट है और तुम इन्हें अंदर आने के लिए मना कर रही हो? तो एंजेला बोलती है कि इस टाइम इमरजेंसी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोई भी हो, चाहे ये सर वेलोर्स्टेड वेलर ही क्यों ना हो, ये एंटर नहीं कर सकते। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना एमसी इन में आ जाता है और वो आराम कर रहा होता है और वो सोचता है क्या बकचोदी हो रही है यार, मैं तो सोच रहा था कि उनसे यार बढ़िया सा मैं आर्टिफैक्ट हथियार लूंगा एस रैंक का, मेरे लिए कितनी आसानी हो जाएगी, पर ये तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। इतने में वेलपर्गिस उसके रूम में एंटर करती है और वो पूछती है कि मैं आ सकती हूँ, ये सही समय है ना? हाँ। वो बोलता है, आ जाओ यार। वो बोलते हैं, यार मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इस छोटी सी बकवास सीन में रहना पड़ रहा है, तुम मेरे ऑनर्ड गेस्ट होते हुए भी तुम्हारे साथ ये हो रहा है। वो बोलता है, कोई बात नहीं यार, इसमें तुम भी क्या कर सकती हो। तो वो बोलती है, सर वेलर मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, पर ये सीक्रेट होगा, ये सिर्फ हमारे बीच में ही रहना चाहिए। वो बोलता है, तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो, बताओ। तो फिर वो बताती है कि ना जो हमारी हाई एवेस है ना वो डार्कनेस में चली गई है। ये सुन के वेलर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, मार्गरेटा अभी तक जिंदा है, पर उसको तो अभी मर जाना चाहिए, पिछले टाइम प्लॉट के हिसाब से वो कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो तो बिल्कुल अपनी फूक से बिल्कुल जो लो रैंक का डीमन किंग होता है ना उसको तक हरा देती है। और ये जो वेलपुर्गा कन्वेंट है, जो मिलिट्री फोर्स उसकी मेन ताकत है, वो मुझे किसी भी तरह उसे अब बचाना होगा और अपनी पार्टी में शामिल होना होगा। तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और ये देख के वेलपर्गिस हैरान हो जाती है, चौंक जाती है। वो बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे खड़े हो गए इतनी आराम से? तो वो बोलता है, हाई एवेस को डार्कनेस में पकड़ लिया है ना, तो चलो जल्दी से चलो, मेरे से बेहतर कौन डार्कनेस को जानता होगा। और फिर वो दोनों फटाफट से चर्च में पहुंचते हैं। वहां वो एंजेला से मिलते हैं। वो वेलपर्गिस बोलती है कि तुम्हें वेलर पे ट्रस्ट करना चाहिए, बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी है और ये डार्कनेस के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है, ये हमारी मदद कर सकता है इस मामले में। तो एंजेला गुस्से से बोलती है, तुम जानती हो ये सिचुएशन किस वजह से आई है? क्यों? क्योंकि एक ट्रेटर था हमारे बीच में, उसकी वजह से हम इस सिचुएशन में, और तुम मेरे को कह रही हो कि मैं एक आउटसाइडर पे विश्वास करूं, तो दफा हो जाओ फटाफट इसे यहां से लेके। इतने में वेलर बोलता है कि मैंने सुना है कि हाई एवेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो एंजेला बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वो बोलता है, कम से कम मेरी बात तो सुनो, मैंने 7 डीमन गॉस्पेल जो किताब है ना वो पढ़ी है। एंजेला ये सुन के हैरान हो जाती है। वो बोलती है, कैसे तुमने वो किताब कहाँ से पढ़ ली? तो वो बोलता है कि उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 डीमन किंग्स कैसे सील हो रखे हैं, उनको कैसे हराना है और डार्कनेस को कैसे कमजोर करा जाता है। वो हैरान हो जाती है, बोलती है, मेरे को विश्वास नहीं होता, ऐसी किताब तुमने
कैसे पढ़ ली, उसका नाम लेना भी एक कर्ज के बराबर है। वो बोलता है मेरे पे विश्वास रखो, मुझे पता है कि डार्कनेस को कैसे हराना है। तो एंजेला बोलती है ठीक है, पर ये सीक्रेट तुम अपनी कबर तक साथ लेके जाओगे, और अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं ही तुम्हारी यही कबर खोद दूंगी। एंजेला फिर उसे बाकी सिस्टर्स के साथ जहाँ पे हाई एबेस को रखा होता है ना, वहां पे एस्कॉर्ट करती है। वहां जाते हुए वेलर वल्परेगिस से पूछता है क्या तुम भी इस जैसी बॉडी बनाना चाहती हो क्या? तो वेलर बोलती है मैं तो बनाना चाहती हूँ, पर मेरे अंकल ने साफ साफ मना कर दिया है। वेलर बोलता है शुक्र है यार मना कर दिया। और फिर वो उसके रूम के आगे पहुंचते हैं, तो वो बोलती है मैं अब ये रूम खोल रही हूँ। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलती है एक बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी आती है। तो वेलर वल्परेगिस से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरे पास गॉडेस की ब्लेसिंग है, तुम तो ठीक हो ना? तो वेलर के पास भी सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है। फिर वो अंदर कमरे की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हाई एबेस लेटी होती है। वो सिस्टर उसको इशारा करते हुए कहती है देखो ये हाई एबेस है, हमने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए इनको ठीक करने के लिए, पर अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तो वो उसकी तरफ देखता है, वहां पे एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है, वही होती है मार्गरेटा। तो वेलर उसको देख के बोलता है क्या तुमने इसे किडनैप करा है? वो सिस्टर बोलती है सीरियसली लो, ये अभी जॉब का टाइम नहीं है। जिला वेलर का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है हम तुम्हें कोई भी प्राइस देंगे, बस इन्हें ठीक कर दो हाई एबेस को। वो बोलता है मेरे को पहले सांस तो लेने दो, कम से कम मेरे को नीचे रखो। वो बोलती है मेरे को माफ कर दो। वो बोलता है इनको देख के लगता है इनकी कंडीशन काफी सीरियस है, और क्योंकि ये प्रीस्टेस है तो डार्कनेस इन्हें डबल अमाउंट से कंज्यूम कर रही है, तो हमें फटाफट कुछ करना पड़ेगा। इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो पूछते हैं क्या? वो बोलता है कि हमें कन्वेंट होली रेलिक यूज करना पड़ेगा। एंजेला कहती है तुम्हें क्या वो एंजल का हार्ट चाहिए? वो बोलता है हाँ। तो मैं जो समझ पा रही हूँ, क्या तुम वो जो कर्स है तुम वो अपने ऊपर लेना चाह रहे हो? क्योंकि जो डिवाइन पावर और कर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक साथ नहीं जाते। तो तुम हाई एबिस का कर्स अपने ऊपर लेना चाह रहे हो, और हाई एबिस इस चक्कर में मर ना जाए, तो तुम्हें इसलिए वो एंजल का हार्ट चाहिए। वेलर बोलता है हाँ बिल्कुल यही, क्योंकि ये कर्स जानलेवा है तो मेरे को यही मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं एक मर्सनरी हूँ तो तुम्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ ये काम करने के लिए। एंजेला बोलती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि बेहोश होने से पहले मिस मार्गरेटा ने कहा था कि ये मेरी डार्कनेस है, मेरी जगह कोई खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा भी करा तो मैं पूरे एम्पायर को उलट पुलट करके रख दूंगी। और वैसे भी हम इस कर्स के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, और अगर तुमने इसे ले लिया और तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। तो वल्परेगिस भी चिल्ला के बोलती है वेलर एंजेला सही कह रही है, तुम्हें अपनी जान दांव पे नहीं लगानी चाहिए। तो वो कहता है लेडी वेलपरगिस तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और वो एंजेला की तरफ देख के कहता है तुम भी जानते हो मैं तुम्हारा बेस्ट बेट हूँ इस कंडीशन के लिए, तो मान जाओ। तो एंजेला भी कहती है मेरे को मार्गरीटा को संभालना पड़ेगा जब वो होश में आएगी, और वो फिर हाँ कर देती है। एंजेला उसे हार्ट ऑफ एंजल पकड़ा देती है, जो कि एक अंगूठी होती है। वो अंगूठी पहनते हुए वेलर सोचता है कि मुझे मार्गरीटा को किसी भी तरह अपना एलाय बनाना पड़ेगा। वल्परगिस उसे आखिरी बार रोकने की कोशिश करती है, पर एंजेला उसे रोक देती है। वो बोलती है ये मर्द है, इसका डिसीजन है, इसको करने दो, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं ये क्या करता है। तो वेलर अपना हाथ मार्गरीटा के सर पे रखता है और मंत्र वंत्र पढ़ने चालू करता है मैजिक के लिए, और फिर वो एक देखता है वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। ये डार्कनेस की रिलेम होता है और वहां पे बिल्कुल ही अंधेरा होता है। तभी उसको आवाज आती है कि मेरे को उठाने की किसने कोशिश करी? तो वो चिल्ला के बोलता है मेरा नाम है वेलोसिड वेलर, मैं यहाँ पे मार्गरीटा का कर्स हटाने के लिए आया हूँ और उसकी जान बचाने के लिए आया हूँ। वो आवाज आती है, वो बोलती है दफा हो जा यहाँ से मेरी नजरों के आगे से तुच्छ प्राणी। तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मार्गरीटा का कर्स मेरे पे ट्रांसफर नहीं करते। वो बोलता है तू उस लायक नहीं है और यहाँ से निकल जा, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। तो वो बोलता है मैंने 7 डीमन गॉस्पेल जो बुक है ना वो पढ़ी है, तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी चड्डी का कलर तक भी एक्सपोज कर दूं ना, तो चुपचाप मेरे को वो कर्स ट्रांसफर कर दो। तो वो गुस्सा हो जाता है और वो फिर उसको अपना कर्स ट्रांसफर कर देता है, और वो उसको पावर ऑफ डार्कनेस भी दे देता है, जिससे उसकी सारी एचपी वगैरह एमपी वगैरह बढ़ जाती है। वो बोलता है तुम मेरे को मारना चाह रहे हो क्या इतनी सारी पावर देके? वो बोलता है अगर तू ये भी नहीं संभाल सकता तो दफा हो जा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं एमसी अपने बेड पे उठता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है, बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ हाँ, और मेरी पावर भी बढ़ गई है। और इतने में दरवाजे पे नॉक होता है, तो देखता है कि वल्परगिस आ गई है, और वो उसको देख के इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए डर गई थी। वो बताती है कि जैसे ही रिचुअल खत्म हुआ तो तुम बेहोश हो गए थे, तो मैं तुम्हें अपने क्वार्टर में ले आई थी तुम्हें आराम करने के लिए। वो उसे थैंक यू बोलता है। वो बोलती है कि आगे से ऐसी रेकलेसनेस मत दिखाना, मेरे को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो वो उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। इतने में बाहर से बहुत जोर की आवाज आ जाती है, जैसे कि किसी ने पेड़ उखाड़ के फेंका हो। तो दोनों डर के मारे फटाफट बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वो एंजेला वहां खड़ी होती है बाकी सिस्टर्स के साथ।
और इतने में पीछे से वेलर को आवाज आती है कि मेरे सेवियर तुम जाग गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो बोलती है कि मैं इस वलपुर्गा कॉन्वेंट की हाई एबेस हूँ मार्गरेटा। मार्गरेटा वेलर को बेसमेंट की तरफ ले जा रही होती है, पर वो तो अपने में ही मगन होता है। वो सोच रहा होता है फिलिप अभी तक पहुंच गया होगा और मेरे को उसको मारना ही होगा, और उसको मारने के लिए ना मेरे को एंजल हार्ट चाहिए। मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाऊंगा कि वो मेरे हाथों से बच जाए और मेरे पे ये भारी पड़ जाए। इतने में मार्गरेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, ये इट्स टाइम फॉर अ न्यू एडवेंचर ला ला ला। इस बात पर एंजेला मार्गरेटा को डांटते हुए कहती है कि अब तुम एक हाई पोजीशन पे हो गए तो अपनी पोजीशन के हिसाब से बर्ताव करो, ये बचकानी हरकतें बंद करो। तो मार्गरेटा उसे जवाब में कहती है, अरे अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, अब तुम मेरे सिर्फ काव काव करती रहती हो, मेरे पे चिल्लाओ मत। एंजेला ये बात सुन के काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। फिर वेलर वलपर्गिस के कान में धीरे से पूछता है कि यार मार्गरेटा ऐसे ही थी या अभी कुछ बदलाव हुआ है। वेलर के इस तरह से कान में बोलने से वलपर्गिस थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो बोलती है, नहीं नहीं वो शुरू से ही ऐसी है मार्गरेटा। उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख के मार्गरेटा बोलती है, क्यों, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो वो वलपर्गिस थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इतने में वो अंडरग्राउंड के दरवाजे में पहुंच जाते हैं। तो वहां पे मार्गरेटा उसे कहती है, ये देखो ये तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है, तुम्हारे जैसे कर्स यूजर के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स वगैरह हैं, तो इनको ढंग से यूज़ करना। तो और वो आगे कहती है, मार्गरेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे भी चल सकती हूँ। ये बात सुन के वलपर्गिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से उसको सर पकड़ लेती है और बोलती है, लेडी मार्गरेटा। मार्गरेटा काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है, नहीं 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 यार, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाली। मार्गरेटा आगे बात को बदलते हुए कहती है कि चलो चलो यार जल्दी से अंदर चलते हैं, तुम अपने वेपन्स लो। वेलर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है, अभी तक सारा प्लान मेरा स्मूथली चल रहा है, बस अब मैं यहाँ से वेपन्स उठा लूं और फिर फिलिप का शिकार चालू करूंगा मैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेलर अपने घोड़े से बात करते हुए कह रहा होता है, क्यों, कैसा लगा हमारा इक्विपमेंट? वो घोड़ा भी बिल्कुल उसको शाइनी आईज से देख रहा होता है। इतने में ही उसे वलपर्गिस की आवाज आती है। वो बोलती है कि बस तुम ऐसे ही जा रहे हो, मेरे से कोई आखिरी शब्द भी नहीं कहे। और फिर वो आगे कहती है कि चलो एक वॉक पे चलते हैं साथ पे। तो दोनों वॉक पे जाने लगते हैं। तो वहीं वलपर्गिस बात करते हुए उसे शुक्रिया अदा वगैरह कहती है। वो बताती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो ऑर्क ट्रूप से बैटल्स क्यों ना हो, तुमने मेरे को हेक्सेस से भी बचाया, तुम काफ़ी शानदार और भरोसेमंद आदमी हो, तुम्हारी मदद की वजह से ही हम यहाँ तक ज़िंदा बच पाए हैं। तो वो वेलर उसे कहता है कि शुक्रिया, तुम मेरे इतनी अच्छी तारीफ कर रही हो। वलपर्गिस उससे पूछती है कि तुम बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हो। वो बोलता है, किस चीज़ के लिए? तो वो बोलती है, ज़्यादा अब भोंदू बनने की कोशिश नहीं मत करो, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि इस हेलमेट के नीचे मेरा चेहरा कैसा है? वो बोलता है, अच्छा अच्छा, तो तुम हेलमेट के बारे में कह रही हो, पर मुझे लगा शायद कोई अलग वजह होगी जिस वजह से तुम नहीं दिखाना चाह रही, इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं। तो वलपर्गिस उसे बताती है कि असल में मेरे चेहरे पे काफ़ी बड़ा स्कार है इस हेलमेट के नीचे, तो इस वजह से लोग मेरे को अगली नाइट के नाम से भी बुलाते हैं, क्या तुम मेरा चेहरा देखना चाहोगे? तो वेलर बोलता है, हाँ ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। तो वो थोड़ा हेजिटेट होती है और फिर वो अपना हेलमेट उतार के उसे अपना चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा देख के वेलर भी हैरान हो जाता है। बोलता है, इतने सारे जो भी गेम्स मैंने खेले हैं आज तक इसका चेहरा देख नहीं पाया, अब इस बार कैसे हटा लिया? तो वो पूछती है, क्या मेरा चेहरा ज़्यादा बदसूरत है? वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं भी देख रहा हूँ यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कोई स्कार वार तो मेरे को भी नहीं दिख रहा है इसके चेहरे पे, पता नहीं क्या राइटर ने कहा है। फिर वलपर्गिस कहती है कि वेलर मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ, और वो अपना पेंडेंट आगे करते हुए वेलर को देती है और बताती है कि ये हमारे हाउस में जनरेशन में पास किया जाता है, मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। वो बोलता है, इतनी वैल्यूएबल चीज़ तुम मेरे को क्यों देना चाहती हो? तो वो बोलती है, इसको हमारी दोस्ती का टोकन समझना, ये तुम्हारे पास हमेशा रहेगा और तुम्हें ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेलर बोलता है, मैं पक्का इसे संभाल के रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वो बोलती है, पक्का ना? बोलता है, हाँ हाँ पक्का। वो दोनों थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और वेलर थोड़ा सा शर्माते हुए बोलते हैं, चलो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। और इन दोनों की यही बकचोदी देख के वो घोड़ा भी एनॉयड हो गया था कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेलर घोड़े पे बैठ के आराम से सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता यार तो मेरी और वलपर्गिस की शादी हो जाएगी। और वो ये सब खुशी मना ही रहा होता है कि उसे में अचानक से स्मेल आती है और वो देखता है, यार यहाँ तो बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी वगैरह पड़ी है।
इस सीन को देख के वो अंदाज़ा लगा लेता है कि यहाँ पे पिज़्ज़ा नट और फिलिप के बीच में काफ़ी ही तगड़ी लड़ाई हुई है। इस वजह से यहाँ पे इतनी सारी बॉडीज़ पड़ी है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन सबको अपनी स्किल से एक वैम्पायर समन में क्रिएट कर देता है और उन सबको वो ऑर्डर देता है कि जाओ जल्दी से फिलिप्स के जो भी ट्रेस हैं उसको ढूँढो और पता करो वो कहाँ पे है। इन सब बातों से अनजान फिलिप अपने बाकी सब सोल्जर्स के साथ इधर-उधर छुपता फिर रहा था। वो सर्वाइव करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा था। वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे भी चिल्ला रहा था, एक क्या तुम नालायक लोग हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ। कि इतने में उसे वेलर की आवाज़ आ जाती है और वो चिल्ला के बोलता है वेलर वेलर मैं यहाँ पे हूँ। उसके सबॉर्डिनेट्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं, रुको ये खतरे की बात है, हमें ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पर वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनता। उनको उल्टा वो झाड़ देता है, बोलता है एक बार मेरे को यहाँ से निकलने दो, तुम सबको पक्का डिमोशन पक्का है, मैं तुम्हें इसके अंडर ही भेज दूंगा इस मर्सनरी के। और वो वेलर को खुले हाथों से स्वागत कर रहा होता है, पर वेलर अपने सबॉर्डिनेट्स को उसके सबॉर्डिनेट्स को मारने का आदेश दे देता है। और फिलिप बोलता है ये क्या बकचोदी है। तो फिर वेलर जवाब देते हुए कहता है योर हाइनेस अब मेरे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलिप गुस्से होते हुए कहता है कि एक कुत्ते की इतनी औकात कि वो अपने मालिक को काटेगा, कुत्ते को उसकी असली जगह पे वापस पहुंचाना ही पड़ेगा। तो वेलर उसको चिढ़ाते हुए कहता है हाँ मैं एक कुत्ता ही हूँ और आज मैं एक फिलिप जैसे चूतिए इंसान को काटने आया हूँ। वाह वाह। फिलिप ये सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो वेलर और उसके सबॉर्डिनेट्स पे अटैक कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड आर्ट की फर्स्ट फॉर्म लूनर शैडो से उन पे हमला करता है और वो वेलर के सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल बीच से ही काट देता है। वेलर सोचता है यार इस ऐसे तो मेरा माना काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कहता है तुम सब पीछे हटो, इससे मैं ही निपटूंगा। तो फिलिप कहता है क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या अपने सबॉर्डिनेट्स को कटता हुआ देख के। वेलर बोलता है मैं तुम्हारी तरह हृदयहीन थोड़ी हूँ जो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऐसे ही बेफिजूल में कटने दूंगा। फिलिप ये सुन के उस पर अपनी चार्ज कर देता है। फिलिप थोड़ा ऑफेंसिव साइड होता है और वेलर शुरू में डिफेंडिंग साइड होता है। फिलिप उस पर लगातार अपनी स्वॉर्ड से हमले कर रहा होता है, पर वेलर उस स्वॉर्ड स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा परिचित होता है, इसलिए वो आराम से सब डॉज वगैरह कर रहा होता है। तो फिलिप अपनी सेकंड फॉर्म यूज़ करने लगता है, पर उसको ना काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इंजरी हो गई थी उस डीमन लॉर्ड से लड़ते हुए। इस वजह से वो सोचता है अगर मैं अभी बिल्कुल अपनी परफेक्ट फॉर्म में होता तो ये मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। और वेलर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए फिलिप के पेट में धड़ से एक लात दे मारता है और फिलिप दूर जाके पड़ता है। वो बोलता है वेलर तुम मेरे से ऐसे लड़ ही क्यों रहे हो, मैंने तो तुम्हारे टैलेंट की कदर भी करी है और तुम्हें अच्छी खासी ब्लेसिंग्स भी दी हैं, तुम्हें तो मेरा लॉयल होना चाहिए था। वो बोलता है बास्टर्ड तुम्हें सही में नहीं पता तुमने क्या गलत करा है, तो चलो मैं ही तुम्हें गिनवा देता हूँ। पहला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी भी थी कि तुम्हारी सेना के अंदर गद्दार हैं, पर तुमने मेरी बात को सिरे से इग्नोर कर दिया। दूसरा, तुमने वलपर्गिस को दुश्मनों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया जबकि उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा। तीसरा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कितने ज़्यादा लोगों की जान गई और इन सब के बावजूद तुम खुद को एक इलेक्टर कहते हो। फिलिप खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैंने जो भी करा सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए करा। तुम सोचो अगर मैं मर गया तो बाकी लोगों का क्या होगा, मेरे बिना बाकी जो दूसरे इलेक्टर्स हैं वो सब इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझेंगे और पैलेट्स को हथियाने की कोशिश करेंगे। वो बोलता है हाँ हाँ इस बात पे एक पॉइंट है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वो बोलता है बस मेरे को बता दो, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हो जाऊँगा। तो वो उसके सामने हीलिंग पोशन लाते हुए कहता है ये फुल रिकवरी वाला हीलिंग पोशन है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे दूंगा, अगर तुम वलपर्गिस के पास जाओ और उससे घुटनों के बल झुक के माफ़ी मांगो। फिलिप बिना किसी देरी के कहता है हाँ हाँ मैं ये ज़रूर करूँगा, और इतना ही नहीं मैं उसके हाउस ऑफ बरियन को 10,000 फ्लोरिन तक दूंगा। और वेलर उसके आगे पोशन कर देता है। फिलिप बिना किसी सोचे समझे वो पोशन पी लेता है और 1 सेकंड में वो थूक देता है। तो वेलर हंसते हुए कहता है क्यों, कैसा लगा? वेनम ड्रैगन फुरगुमा का पॉइजन। तो फिलिप ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वेलर के ऊपर अपने डैगर के साथ चार्ज कर देता है, पर वेलर का सबॉर्डिनेट फिलिप का हाथ काट देता है। उसको देख के बोलता है पीफ्यूनियम, यार नाम अजीब सा है, आप देख लेना एक बार, मेरे को भी ये नाम समझ नहीं आया। वो बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मेरे को तो लगा था तुम्हें डीमन डॉग्स ने मार के खा लिया होगा। तो वो कहता है हाँ अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे मास्टर वेलोस्टेड वेलर ने मेरे को दूसरी लाइफ का चांस दिया है। वो कहता है तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान गई है, अब तुम्हारी बारी है आज तक का सब हिसाब चुट्टा करने की। और वो उसके गले पे तलवार रख देता है। फिलिप गिड़गिड़ाने लगता है, पर वेलर उसको आदेश देता है
है यार खत्म करिए बकचोदी, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर वो उसको उसका गला काट देता है और फिर वेलर के आगे वार्निंग आने लगती है कि अगर तुमने ऐसे ही गार्डियंस को मारते रहे तो तुम्हें एक ट्रांसेंडेंट क्लास अचीव कर लोगे, और साथ साथ गेम की डिफ़िकल्टी भी बढ़ने लगती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो गॉडेस उसे देख के बोल रही होती है, वाह वाह तुमने तो सील भी ब्रोक कर दी वेलर डार्लिंग। और वो उसके एक्सप्रेशन को देखती है, वो देखो कितना कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है। वो कहती है थोड़ा और रैम्पेज कर लो अभी तुम, क्योंकि बस ये तो अभी एक शुरुआत ही है। फिलिप को मारने के बाद वेलर अपने रिवॉर्ड्स वगैरह चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि उसे 3 SS रैंक की स्किल्स मिली हैं, एक S रैंक की स्किल मिली है और एक A रैंक की स्किल मिली है। और उस इतना ही नहीं, उसको एक S रैंक की एग्जीक्यूटिव क्लास वगैरह का भी लेवल अप हुआ है। वो बोलता है यार रिवॉर्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं इस इलेक्टर को मारने पे। उसके हाथ में एक ड्रॉप आइटम होता है और वो देख के बोलता है क्या सिर्फ यही मिला है? दिखने में तो नॉर्मल सा जिपर लग रहा है, खोल के देखता हूँ। पर वो जब खोलने लगता है उस पर एक बैरियर सा होता है, तो वो उसे खोल नहीं पाता। तो वो सोचता है चलो इसे मैं मार्गरेटा से खुलवाऊंगा। इतने में उसका सबऑर्डिनेट आ जाता है एक रोल हाथ में लिया हुआ। वो बोलता है देखो मेरे को वो मिल गया। वेलर ये देख के काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है यही तो मेन क्वेस्ट का वो है, इससे मेरे को काफी आसानी होगी। और वो पूछता है तुमने वो काम कर दिया जो मैंने कहा था? तो वो इशारा करते हुए कहता है ये देखो मैंने फिलिप के एक सबऑर्डिनेट को डीमन लॉर्ड की सबऑर्डिनेट की ड्रेस पहना दी, अब सबको यही लगेगा कि इसको उन्होंने मारा है। तो वो कहता है बहुत बढ़िया तुम मेरे सबऑर्डिनेट होने के काफ़ी ही लायक हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा उसके सबऑर्डिनेट से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, बिल्कुल मेरे को मत मारो। वेलर ये सब सीन देख के अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि ये कौन है? तो वो उसे बताते हैं कि ये फिलिप का एक अंडरलिंग है जो कि छुप रहा था, और वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है बाकी सबसे कि मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो बोलता है माय डियर पिज़्ज़ा नट, वो डीमन लॉर्ड का नाम है। अब देखो तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक टुकड़ी आ रही होती है सेना की। इसका लीडर होता है लॉरेंस, जो कि एक रॉयल गार्ड होता है। और वो आके अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि छानबीन करो कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फाइट सीन वगैरह है, क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं कि वहाँ पे इलेक्टर की सारी फोर्सेस पड़ी होती हैं। तो उनके सबऑर्डिनेट्स वहाँ पे चेक वगैरह करते हैं, तो उन्हें वही बंदा मिल जाता है। तो वो आके बताता है कि अकेला ही सर्वाइवर बचा है। तो वो बोलता है इसको मेरे यहाँ छोड़ो और तुम देखो तुम्हें और कोई सुराग मिले कि असल में यहाँ क्या हुआ है। फिर लॉरेंस उससे सारी कहानी पूछता है। असल में वो तो वेलर की कहानी बता रहा होता है जो उसने समझाई होती है कि पिज़्ज़ा नट की फोर्स ने हमें घेर लिया था और मैंने इलेक्टर को बचाने के लिए काफी कोशिश की। ये सुन के वो खुश हो जाता है और वो अपने साथियों को एनकरेज करते हुए बोलता है कि ये एक रॉयल नाइट है, हमें इसके जैसा बनना चाहिए। देखो इसने अपने मास्टर को बचाने के लिए किस हद तक गया है। बेशक हम ये लड़ाई हार गए हों पर हमारी हिम्मत अभी भी नहीं टूटी, हमारे हौसले अभी तक बुलंद है। ये फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉरेंस प्रिंसेस के पास जाके उसको सारी डिटेल्स वगैरह दे रहा होता है कि उसने पिज़्ज़ा नट को ढूंढने की कोशिश करी, पर वहाँ पे उनको फिलिप का और कोई निशान भी नहीं मिला, ना ही पिज़्ज़ा नट की और कोई ट्रूप्स दिखी। वो प्रिंसेस पूछती है उस आइटम का क्या हुआ जो फिलिप के पास था। तो वो बताता है हमें उसका भी कोई ट्रेस नहीं मिला, मेरे को लगता है वो पिज़्ज़ा नट के पास ही होगा। तो वो प्रिंसेस कहती है जाके पिज़्ज़ा नट को मेरा मैसेज डिलीवर करो, अगर वो आइटम हमें वापस कर देगा तो ठीक है, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा मट के बेस पे तो कुछ और ही चल रहा होता है। वहां से ये खबर मिली होती है कि मार्गरेटा के ऊपर का कर्ज हट गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सुन के ना पिज़्ज़ा मट की बिल्कुल ही फटी होती है। उसके सबऑर्डिनेट बोलता है वो एक मामूली ह्यूमन, तो आप इतना डर क्यों रहे हो? तो वो बोलता है तुम जानते हो उसने हमारे बेस पे आके क्या करा था? उसने अकेले मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स को काट दिया था, वहां इतना खून खराबा करा था, मेरे गले पे भी तलवार अटक गई थी और मेरी भी बिल्कुल फट गई थी। इसीलिए तो उसका नाम हमने मार्गरेटा द स्ट्रॉन्ग एंड एनाइलेशन रखा है। इतने में उसका दूसरा सबऑर्डिनेट भागते हुए आता है एक लेटर लेके। वो बोलता है डीमन किंग एक मैसेज आया आपके लिए। वो बोलता है अब क्या बकचोदी, अब क्या हुआ? वो बोलता है कोई मेरे को पता तो नहीं, पर आप ये लेटर पढ़ लो। और वो पढ़ के हैरान हो जाता है। वो बोलता है वो आइटम उस चूतिया औरत को किसने कहा कि मेरे पास वो आइटम है? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या ही चल रहा है? उसके सबऑर्डिनेट सोच रहा होता है यार इसके पीछे जरूर कोई और मास्टरमाइंड होगा। हमने वॉर करी, हमारी हेक्सेस भी मारी गई, हमारे पास कोई आइटम भी नहीं है, फिर भी हमारा नाम कैसे आ रहा है हर जगह? और इतने में हम देखते हैं कि वेलर दूसरी जगह छींक रहा होता है और उसका सबऑर्डिनेट पूछता है आप ठीक तो वो कहता है लगता है मेरे बारे में कोई बुरा सोच रहा है। और वो बोलता है इन सब बकचोदी को छोड़ो, देखो अब मेरे पास गोल्डन इंपीरियल एडिक्ट भी है, अब मेरे को इस दुनिया का जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो उसका सबऑर्डिनेट भी कहता है हाँ मास्टर कोई नहीं रोक सकता।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मर्चेंट का कैरावन वहां से जा रहा होता है, जिसकी सुरक्षा एस्कॉर्ट वॉरियर कर रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। पर उन पे अचानक से हमला हो जाता है बैंडिट्स का, और उसमें से एक बैंडिट सीधा पहले तो उस मर्चेंट की गुद्दी पे ही तीर मारता है निशाना लगा के, और फिर एस्कॉर्ट्स और बैंडिट्स के बीच में फाइट चालू हो जाती है। और उनमें से एस्कॉर्ट बोलता है, तुम्हें पता भी है ये पैसा किसके पास जा रहा है? वो बोलता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, अपना तो एक ही मकसद है, पैसा पैसा पैसा। और अगर तेरे को ज्यादा ही रोना है ना, तो जाके अपनी वलपर्गिस के पास जाके रोइयो, और उसके अंकल को भी बुला लाइयो। बेशक डरते नहीं हम किसी के बाप से भी, पैसा लेने आए हैं, साढ़े पैसा लेके ही जाएंगे यहाँ से। वेलर और वलपर्गिस इन बातों से अनजान एक कमरे में रोमांस थोड़ा सा कर रहे होते हैं। वलपर्गिस उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। वेलर बोलता है, ध्यान से मेरे को चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है। वो बोलती है, कोई बात नहीं, सहन करो। इतने में उनमें कबाब में हड्डी बनने आ जाती है मार्गरेटा, और वो ये सीन देख के चिल्ला पड़ती है, क्योंकि वो ज्यादा हैरान थी। और वो बोलती है, वलपर्गिस तुमने अपना हेलमेट उतार दिया, ये। और फिर वो ड्रिंक करते हुए बोलती है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है वलपर्गिस, तुमने उतार दिया, पर इस ओल्ड लेडी को बता दिया करो, वरना मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन, मेरा दिल बहुत ज्यादा कमजोर है। और वो बोलती है, वैसे मैं जानती हूँ इस फीलिंग को कि तुम अपने आप को छुपाना नहीं चाहती, जिससे तुम प्यार करने लगी हो ये। और फिर वो वेलर के पास आके बोलती है कि वलपर्गिस का अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुमने उसको एक बार भी रुलाया तो तुम्हारे साथ क्या हो तुम जानते हो ना? तो वेलर बोलते, क्या होगा अगर मेरे साथ? वो बोलती है, मैं तेरे को बीच में से तोड़ दूंगी, काट दूंगी। वेलर डर जाता, बोलता है, यस मैम। मार्गरेटा आगे कंटिन्यू करती है और कहती है, बाय द वे, वैसे जो तूने कहा था फिलिप मर के, क्या ये सच बात है? तो वो कहता है, हाँ हाँ, मेरे सबॉर्डिनेट्स के पास ही उसकी बॉडी पड़ी है, मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड्स के पास। सो मार्गरेटा कहती है, छे, और सच में मर गया साले को तो मैं अपने हाथ से मारना चाहती थी, उसकी गुत्ती तोड़ के। वेलर फिर आगे बोलता है, अरे यार मैं तो भूल गया, मैं तो तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी लाया हूँ माय डियर मार्गरेटा। तो वो कहती है, क्या प्रेजेंट लाए हो? मेरे को भी दिखाओ। तो उसे वो 2 सोने के सिक्के से भरे बोरे दिखा देता है, और कहता है, इससे तुम कोई भी स्नैक्स खरीद सकती हो और खा सकती हो। मार्गरेटा कहती है, व्हाट डिड यू से? क्या बोला तुमने? वेलर, क्या तुम सच में भगवान के भेजो कोई तूत हो क्या? वो बोलता है, क्या एंजेला तुम्हें भूखा मारती है क्या? तो वो बोलती है, सडनली मेरे को तुम हैंडसम लगने लगे हो। वेलर बोलता है, रुक जाओ, ज्यादा क्रीपी मत बनो। इतने में वहां से वलपर्गिस कुछ पेपर्स देखती है और कहती है, वेलर ये पेपर्स के बंडल कैसे हैं? वो बोलता है कि ये लेटर्स हैं जो फिलिप और रोलिन के बीच में एक्सचेंज हुए थे, और इनको पढ़ के लगता है कि रोलिन फिलिप को एम्परर बनाना चाह रहा था। और वैसे देखा जाए तो रोलिन और अभी के एम्परर का कुछ आपस में सही भी नहीं चल रहा, उन दोनों का रिलेशनशिप भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो मार्गरेटा कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, किंग ने वैसे ही इकोनॉमिक ब्लॉकेड डाल दिया है रोलिन पे। वो वेलर पूछता है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड? तो मार्गरेटा जवाब में कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या, एम्परर्स ने मर्चेंट गिल्ड के, रोलिन की जो भी मर्चेंट गिल्ड है उसके सारे गुड्स को सीज करने का ऑर्डर डाल दिया है, जिसकी वजह से हाउस रिटर ने बैंडिट्स 1 के मर्चेंट गिल्ड पे अटैक कर दिया। और थैंक्स टू दैट आवर पुअर लिटिल वलपर्गिस इज गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस। मार्गरेटा को फिर कुछ याद आता है और वो बोलती है, ओ राइट, ये कुछ और एक्चुअली वो बोलना ही चाह रही है, पर वो थोड़ा झिझक रही है। वेलर पूछता है, क्या कोई गड़बड़ है क्या, मेरे को बताओ। तो मार्गरेटा उसको रोकती है और वो बोलती है, ओके इट्स ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ मार्गरेटा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेलर अपने कमरे में लेट के सोच रहा होता है, यार ये क्या ही बकचोदी होगी, इस एम्परर के इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से इलेक्टर ऑफ बैरन के साथ खामखा लफड़े हो रहे हैं, मेरे लाइफ ही झंडा बहनचोद। इतने में उसके दरवाजे में नॉक होता है और वो बोलती है, वेलर इट्स मी। वो बोलता है, वलपर्गिस अंदर आओ ना। वलपर्गिस फिर कहती है, मैं चाहती हूँ जो भी तुमने आज सुना है ना वो सब तुम भूल जाओ, वैसे भी उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वेलर कॉन्फिडेंटली कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता वलपर्गिस, अगर किसी चीज़ से तुम्हारा लेना देना है तो मेरा भी है, और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो वलपर्गिस कहती है, पर यह सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और अगर मैं यहाँ पे भी तुम्हारी हेल्प लूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस करूँगी। वेलर सोचता है अपने मन में, मैं जानता हूँ वलपर्गिस बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, और पर
उसका दिल काफ़ी नरम है और ये गेम की काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेजेस है और वो वल्परगिस के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है मैं जानता हूँ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है मेरे जैसे एक नॉर्मल मर्सनरी के लिए, पर फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा अपने तरीके से, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं वेलर बिल्कुल सज धज के एक सख्त लोंडा बन के अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए कहीं जा रहा होता है और वहां का वो अचानक से दरवाजा खोलता है बड़ी जोर से और चिल्लाता है मार्गरेटा। वो हैरान होकर बोलती है वेलर, वो खा रही थी बिल्कुल शौक से, और वो एक मैजिक पर्स उसे दिखाते हुए बोलता है ये देखो ये सिपर फिलिप का है, इसके अंदर कितना सारा सोना होगा, जानते भी हो, जानना नहीं चाहोगे, अगर तुम इसे खोलोगे तो मैं तुम्हें इसका डबल रिवॉर्ड दूंगा। वो खुशी से चिल्लाती है मार्गरेटा डबल नहीं ट्रिपल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्गरेटा सोने में खेल रही होती है खुशी से और वेलर उससे पूछता है कि ये ग्लव्स कौन से थे, तो मार्गरेटा वही कहती है वो जो तुम पाउच लाए हो उसका क्रेडिट वर्जन है ये ग्लव्स। तो वो सोचते हैं अच्छा तो यही बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहा होता है और वो पानी का पाउच निकालता है पानी पीने के लिए, पर अचानक से वो घोड़ा रुक जाता है और पानी सीधा उसकी नाक में। वो बोलता है क्या है, क्यों रुका है घोड़े, तो घोड़ा उसको इशारा करके बोलता है ए लोडू उधर देख हम पहुंच गए। तो वो ग्रेट सिटी प्लेजेंट में पहुंच जाते हैं और वो घोड़े से उतरता है और चिल्लाता है आई फाइनली मेड इट। वेलर सोचता है यार ये तो बिल्कुल ही ऐसा इतनी लंबी लाइन जैसे डिज्नीलैंड के बाहर लगी होती है, 3 घंटे की लंबी लाइन है, आखिरकार मैं आ गया वाओ। और वो देखता है जी मैंने जैसे सोचा था ये प्लेस बिल्कुल वैसी ही है, इतनी सारी स्पीसीज एक साथ मिलके रह रही हैं और इसमें कोबाल्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, इन सारी स्पीसीज को एक साथ लाना, उसकी अच्छी खासी नॉलेज। वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में गॉब्लिन सा क्रिएचर उसके पास आता है और बोलता है ग्रेट वन आपका स्वागत है हमारी सिटी में, आपका ऑरा कितना ज़बरदस्त है। वो बोलता है तू मेरे को जानता है क्या, जो ऐसे बोल रहा है मेरे से। वो बोलता है नहीं मैं आपको जानता तो नहीं हूँ पर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है क्या करें, इग्नोर नहीं कर सकते। वेलर सोचता है कोई मेरी स्किल तो नहीं है, तो फिर वो चेक करता है कि उसकी एक स्किल है डिग्निटी ऑफ ग्रेट लीडर जो उसका करिश्मा वगैरह बढ़ा देती है। तो वो काफी खुश हो जाता है कि बहुत बढ़िया बात है, साला मेरे को लीडर जैसा ट्रीट किया जाएगा, एक नंबर। और फिर वो बोलता है कि आप कहाँ जाओगे ग्रेट वन, वो गॉब्लिन पूछता है। तो वो बोलता है कि मेरे को वो कोबाल्ट से मिलना है। तो बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, 2 बिग शॉट एक साथ मिलेंगे, चलिए मैं उसके कासल में जा रहा हूँ, मैं भी आपको चलते चलते रास्ता दिखा देता हूँ। फिर हम देखते हैं वेल और उसके रिसेप्शन हॉल पे वेट कर रहा होता है कि वही गॉब्लिन उसको चाय सर्व करने के लिए लाता है। उसके अचानक आने से वेल डल जाता है। वो बोलता है अरे अगली बार आई हो तो साढ़े बता के आया करता है कि मैं फट गई मेरी यहाँ पे और तू मेरे को डरा रहा है और ज्यादा। वो बोलता है ठीक है ठीक है। वो पूछते है तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, तो वो बोलता है मैं उसकी और मेरी शादी होने वाली है। वो बोलता है सच में, तो मतलब ये जो उंगली में जो तूने रिंग डाली हुई है क्या वो तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है नाटक बहुत अच्छा है, तुम जानते भी हो ये रूबी रिंग कोबाल्ट का काफी महंगा ट्रेजर है। तो फिर वो गॉब्लिन ट्रांसफर हो जाता है अपने असली रूप में और वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ प्लूजन का रूलर, द शैडो किंग कोबाल्ट। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम वही वल्परगिस के केस को लेकर यहाँ आए हो ना। वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और तुम्हारे पास ज़रूर उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी। वो बोलता है वैसे तो मैं जानता हूँ कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, पर उसके पीछे एक कंडीशन है। वो अपना एमसी मनी मन सोच रहा होता है वेलर कि हाँ मैं जानता हूँ कुबाल तेरा क्या ही कंडीशन होगी, तू नॉलेज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मैंने तेरे बारे में चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, तू इतना ज़्यादा ऑब्सेस है कि तू ये तक जानना चाहता है साले किंग ने कौन से कलर की चड्डी पहनी हुई है, इतना ज़्यादा परवर्ट है तू इन्फॉर्मेशन को लेके। और मैं वैसे ही फ्यूचर जानता हूँ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। अपना एमसी सोच रहा होता है मनी मन और वो अब बोल पड़ता है कि मेरी कंडीशन है कि तुम मेरे दोस्त बनो। वो बोलता है ऑल राइट बिना सोचे समझे अपना एमसी। और फिर वो हैरान हो जाता है
कोबाल्ट फिर आगे बताता है तुम जानते नहीं हो, तुम सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके हो पूरे एम्पायर में। हेक्सेस सब्जुगेशन से लेकर तुम्हारा रिलेशन पैलेडिन के साथ जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो थोड़ा सा शर्मा के बोलता है कि हाँ हम क्लोज हूँ यार मैं वल्फर्गिस के साथ, लेकिन फिर वो आगे बोलता है कोबाल्ट कि तुम्हारे जैसे बंदे के साथ कनेक्टेड रहना काफी प्रॉफिटेबल होगा। और फिर कोबाल्ट उसे वो एक रिंग पकड़ा देता है और बताते हैं कि ये कम्युनिकेशन रिंग है, तो अपनी फ्रेंडशिप के लिए जब भी हम बोल रहे हैं तो आपस में बात कर लेंगे। तो वो सोचता है यार ये तो मेरे को किसी लेक्चरर की तरह लगता है जो मेरे को बोलेगा पढ़ लो, ये इसके साथ दोस्ती बनना मैं इसको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। अपने एमसीए सोचता है। फिर कोबाल्ट बोलता है कि चलो एज ए अप्रिसिएशन ऑफ आवर फ्रेंडशिप, कि अपनी दोस्ती के लिए मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो तुम चीज़ ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिलेगी कैपिटल ऑफ डची ऑफ सैक्सेना, ड्रेसडेन में। वेलर फिर निकल पड़ता है ड्रेसडेन के लिए, और वहाँ पे जो कैपिटल के वहाँ के गार्ड होते हैं वो उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। वेलर अपनी स्किल यूज़ करता है और गार्ड बिल्कुल थर थर काँपने लगते हैं और उसका रास्ता छोड़ देते हैं। वेलर फिर सोचता है अब देखता हूँ मैंने ये स्किल यूज़ कर लिया, कौन मेरे को रोकता है, किस में इतनी हिम्मत है। और फिर वो बिल्कुल तेज़ कदम से कैपिटल के अंदर चल रहा होता है। लोग भी बिल्कुल उसका ऑरा देख के डर के साइड हो जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसको बिल्कुल प्रणाम कर रहे होते हैं झुक के। और ऐसे ही वेलर पहुंच जाता है वेलिया मर्चेंट गिल्ड में, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल भागते हुए जा रही होती है गिल्ड मास्टर के साथ, बोलती है कि एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस आ रही है हमारी गिल्ड की तरफ। गिल्ड मास्टर भी शौक हो रहा होता है कि कौन की वेलर एंट्री लेता है, और गिल्ड मास्टर भी उसको देख के थोड़ा सा हिल जाता है और पूछता है वाई इज समवन लाइक यू हियर, तुम्हारे जैसा बंदा यहाँ क्या कर रहा है। वेलर जवाब में कहता है मैं यहाँ एक डील लेने आया हूँ मर्चेंट गिल्ड लीडर। फिर राइटर हमें थोड़ा सा पीछे ले जाता है जहाँ पे अपना वेलर कोबाल्ट से कुछ बात कर रहा होता है और वो पूछता है कि तुम उसी ड्रेसडेन की बात कर रहे हो ना। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। द वेला मर्चेंट गिल्ड और जो रिटर नाइट फैमिली है ना, उन दोनों का एक डेबिटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। तो वेलर सोचता है यार ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे को भी नहीं पता था। ये कोबाल्ट तो सच में यार बहुत ज़्यादा समझदार है, इसने पहले भी मेरे को बहुत बार हराया हुआ इन्फॉर्मेशन के मामले में। इसका इन्फॉर्मेशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है कॉन्टिनेंट में, इसीलिए तो इसे कोबाल्ट द शैडो किंग कहते हैं। कोबाल्ट फिर बोलता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख के लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, पर एक और चीज़ है उसके बारे में। वेलर पूछता है एक और चीज़, पर फिर हमें प्रेजेंट टाइम में ले आता है राइटर। यहाँ पे गिल्ड मास्टर वेलर को बता रहा होता है एक बेड पे पड़ी लड़की को कि ये मेरी डॉटर है मारीन, ये अभी बेड पे पड़ी है पर कुछ टाइम पहले ये बिल्कुल हेल्दी थी, ठीक ठाक थी, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसको क्या बीमारी लग गई, उसकी ताकत खोने लग गई और वो ऐसी सिचुएशन में आ गया कि उसको बेड पे ऐसे पड़ा रहना पड़ रहा है। मैंने दुनिया के हर रिनाउंड डॉक्टर को बुला लिया पर मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या करूँ, वो भी इसे ठीक नहीं कर पाए। और वो थोड़ा रोने लगता है और फिर वो वेलर को वो बोलने लगता है क्या तुम मेरी डॉटर को बचा सकते हो, कुछ करो। और वो बोलते बोलते वेलर के मुंह पे थूक फेंक रहा होता है। वो कहता है मैं अपने बेटी की चेहरे पे वही खुशी वापस लाना चाहता हूँ। वेलर कहता है मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए। तुम्हारी बेटी की शक्ल देख के ही लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो वो पूछता है क्या करना चाहिए इसके लिए, तो वो बताता है इसके लिए ग्रॉस ग्लोंकर, हमें वो एलेक्सर चाहिए उस जगह से। ये बात सुन के गिल्ड मास्टर बिल्कुल हताश हो जाता है। असल में ग्रॉस ग्लोंकर एक ऐसी वैली है, कैनन है, जहाँ पे बिल्कुल डिमोनिक ड्रैगन शेजवार ट्यूफल रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। डीमन किंग्स तक उसे हराने में मतलब सक्षम नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उनके लिए। और इतना ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट वगैरह भी हैं। सिंपली पुट ये इम्पॉसिबल है। तो वेलर उसके कंधे पे हाथ रखता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करके कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं वहाँ जाऊँगा और उसको बचा के लाऊंगा आपकी बेटी को। वो बोलता है नहीं ये काफ़ी खतरनाक जगह है, मैं खुद जाऊंगा अपनी बेटी के लिए। तो वेलर उसको एक्टिंग करते हुए समझा के बोलता है कि अभी आपकी बेटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके साथ की। तो वो खुशी के आंसू रोने लगता है और वो पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। वेलर थोड़ी सी और ड्रामे करते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने सुना है कि रिटर फैमिली का काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है
तो मैं चाहता हूँ कि आप वो डेप्ट उनका मेरे पे ट्रांसफ़र कर दे, मैं उनकी सारी देखभाल करूँगा। तो वो थोड़ा-सा हैरान होता है, पर वो उसको थोड़ा-सा उकसा के कहता है, मर्चेंट गिल्ड लीडर, ये आपकी बेटी के लिए है, आपकी बेटी की खुशी के लिए। वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी बेटी भी पीछे से डैड कहती है, उसको अपनी बेटी की पुरानी यादें आने लगती है और वो कह देता है वेलर को, चलो ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेलर अपने घोड़े के साथ उस जगह में पहुंच जाता है और सोच रहा होता है, यार कितनी बढ़िया चांदनी रोशनी है, क्या सुंदर नज़ारे हैं। और फिर वहां से वो एक फूल तोड़ता है और अपने घोड़े को बदलता है कि फिली, तुम्हें पता है ये फूल क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी ताकतवर मेडिसिनल हर्ब है, इसे खा लोगे ना तुम्हारे स्टैट्स बढ़ जाएंगे। ये पूरी की पूरी जगह, यहाँ घास जमीन सब डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई है। और वो फटाफट घास तोड़ने लगता है और बोलता है, ये मेडिसिन हर्ब, मैं मर्चेंट गिल्ड की डॉटर को तो बचाऊंगा ही, साथ साथ पैसा भी बहुत कमाऊंगा। और वो घास वो खाने भी लगता है। इतने में उसके पीछे से सर पे अचानक से पत्थर आ पड़ता है और वो चिल्ला के बोलता है, कौन सा बहन का लंडा है वो जिसने मारा मेरे को। और जब वो पीछे देखता है, पीछे गॉब्लिन्स खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, दफा हो जा यहाँ से, ये हमारी जगह है। वेलर इतने सारे गॉब्लिन्स को अपने पीछे देख के एक बार तो हैरान हो जाता है और वो गॉब्लिन्स वेलर पे चार्ज भी कर देते हैं पूरे ग्रुप में। पर फिर वेलर अपनी स्किल यूज करता है, ब्लड टीयर एब्जॉर्प्शन, और एक ही पल लगता है, सिर्फ लिटरली 1 सेकंड लगता है कि सारे के सारे गॉब्लिन्स ढेर हो जाते हैं, उनकी लाशें बिखरी पड़ी होती है। वेलर बोलता है, सालो इतनी जल्दी मरना था, खामखा मेरा टाइम वेस्ट करा। और फिर वो अपनी स्किल यूज करता है, नेक्रोमेंसी वाली, अराइज। जैसे वो सोलो लेवलिंग में अराइज करता है, ये भी इसमें अराइज करता है और वो गॉब्लिन्स उठ के खड़े हो जाते हैं जो कि अब वेलर के गुलाम बन गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेलर आराम से अपनी टांग पे चौड़ी करके बैठा होता है, हाथ में वाइन वाइन लिए, और पीछे गॉब्लिन बटलर खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम बेवकूफ, गॉब्लिन्स ने मेरे पे अटैक ही क्यों करा। तो वो बटलर भी कह पड़ता है, इंडीड लॉर्ड, हमने आपकी शक्तियां पहचानने में हमसे भूल होगी, हमें माफ कर दीजिए, हम बेकार लोग हैं, बेकार गॉब्लिन्स हैं, तो अब आप हमें छोड़ दीजिए और हम आपकी पूरी सेवा करेंगे बढ़िया से। तो वेलर बोलते, चलो अब ये बकचोदी छोड़ो, ये बताओ यहाँ हॉबगॉब्लिन्स के अलावा और कौन कौन है इस कैनन में। तो वो बताता है, इस कैनियन में हॉबगॉब्लिन्स के अलावा काउंटलेस अदर मॉन्स्टर्स हैं, जैसे कि वेयरवुल्व्स, जायंट्स, स्टैनपीड्स और ओगर वगैरह। इतने में वेलर की वो जो कम्युनिकेशन रिंग होती है उस पे कुबाल्ड का फोन आने लगता है और वो उससे बात करना चालू करता है। कुबाल्ड बताता है कि अब तुम भूल गए क्या, मैंने तुम्हें रिंग भी दिया बात करने के लिए। वो बोलता है कुछ खाते खाते कि हाँ यार मेरे को भूल ही गया था। इतने में कुबाल्ड पूछता है कि ग्लॉकनर कैसी जगह है, तो वो बताता है कि हाँ बढ़िया, चांद चमक रहा है यार, नज़ारे भी बढ़िया, मैं मजे कर रहा हूँ, तू अपना बता। तो वो बताता है, मैंने अभी वलपर्गिस की खबर सुनी है कि उसने हाल ही में रिटर को विजिट करा था, और वो पूछता है कैसे गई वहाँ की चीज़ें। तो वो बताता है जैसे मेरे को लगा था वैसा ही हुआ, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा ही आउटरेजियस थी और उन्होंने उसको थ्रेटन भी करा कि वो उसका सारा सामान भी जब्त कर लेंगे जो भी रोलिन के साथ उसकी ट्रेड हुई है। तो एज ए ये वन साइड ही मामला था उनकी तरफ से। तो वेलर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम वलपर्गिस तक मेरी बात पहुंचा देना कि अभी के लिए वो उसको हाँ हाँ कर दे, नाम मात्र के लिए, बाद में तो मैं साड़ों को बताऊंगा उनको। तो वो भी क्या देता है, हाँ मैं ये बात तो जरूर पहुंचा दूंगा वलपर्गिस के लिए, आखिर हमारा रिलेशन ही ऐसा है ना तेरे साथ। इतने में उसका बटलर भाग के आता है, मास्टर मास्टर। वो बोलता है क्या बकचोदी कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो वो बोलता है मास्टर देखो, और चारों तरफ ओगर ने उसे घेर लिया होता है। वो अपने बटलर को साइड करता है, बोलता है साइड हट, मैं इनको बताता हूँ साड़ों को। ये बढ़िया बात है। वो देखता है कि उसके गॉब्लिन्स वगैरह तो मर ही गए, तो फिर वो अपनी स्किल यूज करता है और वो निकालता है स्वॉर्ड रूब्लेनिया, जो कि हाउस पर्ल्स में 2000 साल से पास डाउन करी जा रही है, जो कि एक एक्सक्लूसिव वेपन है जिसको देख के ओगर्स भी थोड़े डर जाते हैं। तो वो कहता है तो मतलब तुम पहचान गई इस हथियार को, क्यों। फिर वेलर वो स्वॉर्ड लेके ओगर्स को एक एक करके काटना शुरू करता है। वो उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि वो पीछे अपनी आफ्टर इमेज छोड़ जाता है, जिसको देख के ओगर्स भी हैरान रह जाते हैं और वो एक एक करके मरने लगते हैं। वेलर ऐसे ही एक ओगर के सर पे जाके खड़ा हो जाता है और फिर जंप करके उस आखिरी ओगर को भी काट डालता है और सोचता है यार ये स्वॉर्ड काफी बढ़िया और इसकी टेक्निक भी काफी ज्यादा बढ़िया। उसका बटलर उसकी प्रेज कर रहा होता है कि मास्टर, और वो उसकी नाक लंबी हो जाती है कि मैं तो हूं ही साला शानदार। इतने में एक लड़की उसकी तरफ दौड़ के आती है और बोलती है क्या ये तुमने करा है। वेलर हैरान रह जाता है उसकी
टेक्निक देखकर और वो अपनी टेक्निक यूज करने ही वाला होता है लूनर शैडो आर्ट, पर इतने में वो लड़की मॉन्स्टर में बदल जाती है और उसका गला पकड़ लेती है बिल्कुल ही, और कहती है आज मैं तेरी गुद्दी तोड़ दूंगी, और वो फैलर को उठा के फेंकती है बिल्कुल दूर। वो जाके एक पेड़ से टकराता है और उसको नोटिफिकेशन आती है कि सिर्फ तुम्हारी 10% एचपी बाकी है। वेलर ये देख के हैरान हो जाता है कि सीधा इतनी कम एचपी एक अटैक से, और वो पूछता है इतनी ताकतवर, और तू है कौन रे बेंचोद, मेरे को बता अपनी आइडेंटिटी, है कौन तू? तो वो बताती है कि वो ग्रोस ग्लोंकर की मास्टर है। वेलर ये सुन के हैरान हो जाता है, मास्टर? वो तो कोई डीमन ड्रैगन नहीं होता था। तो वो सोचता है कि ये डीमन ड्रैगन है, ये कैसी फॉर्म है, ये तो मैंने पहली बार देखी है, मेरे को तो लगा था वो हर बार की तरह जाइंट ड्रैगन ही होगा, क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे। तो वो बोलती है सेल ग्लांस, ऐसे वो कुछ अजीब से शब्द बोल रही होती है और बोलती है तुमने बहुत फायदा उठा लिया, मेरे को तुम्हारे दूसरे डायमेंशन की एनर्जी फील हो रही है तुमसे। तो वो उसका बटलर बीच में आ जाता है, वो गॉब्लिन सा कि मास्टर को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं बचाऊंगा। वो चिल्लाती है कि कोई डायलॉग नहीं, यू इम्प्रॉपर, तू आज की आज अभी के अभी मरेगा। वेलर बोलता है रुको रुको मेरी बात सुनो, पर वो वेलर पे अटैक कर देती है। वेलर चिल्लाते हुए बोलता है अगर मैं मरा तो तुम भी मर जाओगी। वेलर उसको बिल्कुल किसी तरह लास्ट मोमेंट के उसके पंजे पकड़ लेता है। वो बोलती है क्या मतलब कि मेरी सुबह अच्छी नहीं होगी? तो वेलर बताता है वही होगा जो जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे को प्रोफेटिक ड्रीम्स आती है, मतलब भविष्यवाणी होती है कि तू डीमन ड्रैगन एक बुरी मौत मरेगी। तो वो बोलती है मैं मरूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वेलर आगे कहता है तो चलो एक काम करो, मेरी मेमोरीज में झांक के देखो, तुम्हें सच्चाई दिख जाएगी। तो फिर वो कहती है ठीक है, अगर तुमने झूठ बोला ना अभी की अभी तेरी मुंडी तेरे सर से अलग कर दूंगी। और फिर वो वेलर के सर पे हाथ रखती है और उसकी मेमोरीज में झांकना चालू करती है, और वहाँ एक रोशनी सी होती है, वो उसकी मेमोरीज में जाती है। वो देखती है यहाँ तो बहुत सारी ओवरलोडेड मेमोरीज है, और फिर वो स्पेसिफिक वही मेमोरी देखते हैं जिसमें वो होती है, और वो देखते हैं कि वो तो सच में मरी हुई है वो ड्रैगन के रूप में। तो वो देख के हैरान हो जाती है, वो और देखना चाहती है पर वो वापस खींची चली आती है। तो वेलर को कहती है ठीक है मैं तेरे को रिवॉर्ड देती हूँ, तुमने मेरे को बचाने की कोशिश करी है तो भाग जाओ यहाँ से। वो बोलता है मेरे को ये पसंद नहीं। तो वो बोलती है गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहते हो? तो वेलर बोलता है चलो एक डील करते हैं इसकी जगह। और वो कहता है तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, चलो आज से मैं तुम्हारा नाम शुभी रखता हूँ। वो बोलती है एरोगेंट ह्यूमन, तू मेरे को शुभी बुलाएगा? नहीं, मैं 3000 साल बड़ी हूँ, तू मेरे को मेरे रियल नाम से बुलाएगा। बोलता है ये बहुत पुरानी बातें होगी, नई जनरेशन में सब ऐसे ही बुलाते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। वो इस बात पे दोनों बहस करने लग जाते हैं। फिर हमें उसी टाइम दूसरी जगह पे दिखाया जाता है मास्टर ऑफ द एबिस, जिसका नाम होता है किंग ऑफ केओस एंड डिसऑर्डर, ओडगाश। और इतने में उसका सबऑर्डिनेट कहता है मास्टर हम पहुंच गए। वो उस पर चिल्लाने वाला होता है तो उसकी डॉटर आ जाती है। वो बोलती है माफ कर दो माय लॉर्ड। वो बोलता है मेरी डॉटर कैलोरीना तुम आ गई, कैसी हो तुम? और वो कहता है अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा एक। और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी ऑर्डर देता है जो उसके अंदर बीस्ट उसने कंट्रोल करे होते हैं कि रास्ते में जो भी दिखे, कोई भी लिविंग बीइंग दिखे उसको कुचल डालो, हमें कब्जा करना है जाके ग्लोस गोंकर पे, और उस ड्रैगन को भी हमें हराना है। फिर राइटर हमें वापस वेलर की साइड लेके जाता है और वहां पे हम देखते हैं वेलर अपने गॉब्लिन्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि हम वैसे ही काफी शेड्यूल से लेट चल रहे हैं क्योंकि एक ड्रैगन आ गया था और मॉन्स्टर आ गए थे अजीब से, तो फटाफट ये सारी हर्ब्स उठाओ, हम जल्दी से तैयारी करो, हमें ये सारी महंगी महंगी हर्ब्स लेके ड्रेसेडेन जाना है। तो सारे गॉब्लिन्स भी चिल्ला पड़ता है यस मास्टर चलो चलो। तभी उसका बटलर उसके लिए ड्रिंक लेके आता है, उसको सर्व करता है, लो मास्टर को कॉकटेल पियो। वो कॉकटेल पीते पीते सोच रहा होता है यार ये गेम पहले से अलग क्यों है, फिलिप भी अलग है, उसका धोखा भी अलग हो गया, ड्रैगन का डिजाइन भी चेंज हो गया और वल्पर किसका सुंदर सुंदर फेस भी देखने को मिल गया यार। फिर वेलर के दिमाग में अचानक से कुछ क्लिक होता है और वो मेन सिनेरियो को ओपन करके सारी क्वेस्ट चेक करता है और वो देखता है कि एक सिंगल भी उसकी पिछली लाइफ से मैच नहीं कर रही, वो क्वेस्ट सबकी सब अलग हैं। वो अपनी सारी थॉट्स को एक जगह ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि बैटल ऑफ हर्वियन, जो इलेक्टोरल की बैटल हुई थी, फेडरिस ने जब धोखा दिया था, मार्गरेटा का जो क्राइसिस चला था, वो सब सेम है, पर उसमें जो स्मॉलर इवेंट्स है ना वो सब के सब अलग हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया वर्ल्ड क्रिएट हो गया हो। ऐसा क्यों है, क्या अलग है?
मैं क्या भूल रहा हूँ, वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में एक गॉब्लिन बोल पड़ता है कि ध्यान से काम करो तुम्हारे हाथ पे लग जाएगा। तो वो बोलता है वेलर क्या हुआ, क्या डिस्टरबेंस चल रही है? तो वो बोलता है कुछ नहीं बस हम हर्ब्स गैदर कर रहे हैं। वो सोचता है यार मैं इनसे एक पल के लिए नजर क्या हटाता हूँ, इनकी चूतियापा शुरू हो जाता है। फिर उसको कुछ याद आता है कि चार्लोट की भी एक यंगर सिस्टर है जो कि पहले नहीं होती थी मेरे प्रीवियस रन में। और फिर वो सोचता है कि हाँ यार पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टोरीज हैं, कैरेक्टर्स भी थोड़े से अलग हैं मेरी। और फिर उसको याद आता है कि यार मेरा पोजीशन भी चेंज हो गई है, मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया। पहले मैं स्टील इलेक्टोरल होता था, एम्परर होता था, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ वगैरह होती थी। पर अब मैं सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टर हूँ जिसकी कोई भी इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ नहीं है, ना ज़्यादा मैं इतना स्टैंड आउट करता हूँ। इस वजह से मैं सारी चीज़ें अलग पर्सपेक्टिव से देख पाया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसका बटलर भाग के आता है कि मास्टर ड्रैगन आ गया है। और वो ड्रैगन सही में आ जाती है। वो बोलती है जैसा तुमने कहा था वैसे ही हो रहा है, वो चीज़ें आ गई हैं। वो बोलता है एक्विला थैंक्स फॉर दिस गेम। वो ड्रैगन हैरान हो जाती है कि ये आखिर बोल क्या रहा है। पर वेलर तो अपने में लगा होता है, बोलता है ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का टाइम आ गया है। उसका बटलर और वो ड्रैगन बिल्कुल हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिमोनिक ड्रैगन शेसवार ट्यूफल वो ना ग्लोसगोंकर पे अटैक कर देता है और बिल्कुल एक शानदार अटैक के साथ वहाँ वो एंट्री लेता है। उसके जो बाकी सारे डीमंस वगैरह की जो आर्मी होती है, मतलब ऑक्स वगैरह की, वो भी चिल्लाने लगते हैं ओड गैश ओड गैश। और इतने में उसकी वो जो बेटी होती है वो चिल्लाती है कि देखो ऊपर से कोई आ रहा है। और फिर वो जब देखता है तो पहले दो बंदे गिरते हैं, वो होता है वेलर और उसका बटलर गॉब्लिन। और वो कहता है ये गॉब्लिन और ह्यूमन यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो फिर से बोलते हैं देखो और कुछ भी आ रहा है। और फिर इस बार एंट्री होती है डेमोनिक ड्रैगन की और वो बोलती है दफा हो जाओ मेरी जगह से यू रास्कल्स। ओडगैश फिर हंसते हुए कहता है हा, काफी समय बाद मिल रहे हैं हम डिमोनिक ड्रैगन। मेरे पास एक तुम्हारे लिए प्रपोजल है, अगर तुम एक्सेप्ट करोगी तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। और वो काफी बढ़िया प्रपोजल है। वो सीधा सीधा बोल देते हैं डिमोनिक ड्रैगन रिजेक्टेड, मेरे को कोई बकवास नहीं सुननी। इतने में वेलर अपनी ट्रांसमिशन से बोलता है साउंड की कि जो अपना प्लान है ना वो याद रखना, और वो जो मैजिक आउटपुट है वीडियो का वो भी एडजस्ट कर लो। मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ करने वाला हूँ। तो वो बोलती है ठीक है मैं अपना ऑपरेशन चालू करती हूँ। और फिर वो बोलती है उसको ओडगैश को कि चलो हम अकेले में कहीं बात करते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा तो तुम ज़्यादा ही शर्मीली हो, चलो अकेले में चल के बात करते हैं। और वो दोनों उड़ जाते हैं वहाँ से। और वेलर सोचता है ओडगैश का इन्वेजन काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया है पिछली बार से। मैं वैसे इसको इग्नोर कर सकता था पर डिमोनिक ड्रैगन काफ़ी यूज़फुल साबित होगा मेरे लिए और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वो हंस के बोलता है लेडी कैलियन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन द कॉन्टिनेंट, मेरा ऑनर है जो मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ खड़ा हूँ। कैलियोना असल में एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका रोल प्लेयर के मुताबिक चेंज होता रहता है। कभी वो तुम्हारी एलाई भी हो सकती है, कभी वो तुम्हारी दुश्मन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जो भी तुमने यूज़ करी हो अपनी थॉट्स वगैरह। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो जो डीमन लॉर्ड पिज़ामट है उससे भी ज़्यादा ताकतवर है ये, इसलिए इसको आइस क्वीन के टाइटल से भी नवाजा गया था। और वेलर सोचता है कि फ्यूचर रेड्स के लिए मेरे को इसको अपनी टीम में रिक्रूट करना ही पड़ेगा। वो बोलता है वल्परगेस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं फटाफट ये टास्क फिनिश करके तुम्हारे पास आता हूँ। और वो कहता है फिर आज जब मैंने आपको अपनी आंखों से देखा तो जितना मैंने सुना था आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। इतने में उसकी एक सबऑर्डिनेट वेलर पे भाला तान देती है और वेलर कहता है सॉरी टू से पर मैं तुम्हारी प्रिंसेस से बात करना चाहता हूँ। तो उसके जो ये यूजलेस लैकी वगैरह ना दफा हो जाए यहाँ से। वो गुस्सा हो जाती है और वेलर से उस भाले से अटैक करती है। वेलर डॉज कर लेता है आराम से। इतने में जो उसका वो गॉब्लिन बटलर होता है ना वो चिल्ला पड़ता है यू लो बोन डीमन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे मास्टर पे अटैक कर रही है। तो वेलर बोलता है तू बड़ा हो गया, अभी तो जब डीमन ड्रैगन आया था तब तो तू तुम दबा के भाग गया था। वो बोलता है मास्टर मुझे माफ कर दो उस बात के लिए। और इतने में वेलर बोलता है कि देखो ये तो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया। इतने में पीछे से एक विप आती है और वो उसको जकड़ लेती है और वो निकलती है हेक्सस जिसको वेलर ने अपनी नेक्रोमेंसी से वापस जिंदा करा था। और उतने में वेलर का दूसरा सबऑर्डिनेट निकलता है और वो उसको काट डालता है
ने वेलर पे अटैक करने की कोशिश करी और बोलता है जो भी मेरे लॉर्ड को थ्रेटन करने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कैलोइन उसको देख के बोलती है अच्छा तो ये एक वेम्पायर है। तो अपना वेलर बोलता है बिंगो करेक्ट, और वो बाकी अपने साथी निकालता है नेक्रोमेंसर से जो उसने जिंदा करे थे, और वो बोलता है अब हम सेम साइज की आर्मी के साथ हैं, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो कैलुइन कहती है अच्छा इसीलिए तुम ज्यादा ही उड़ रहे थे और इतने कॉन्फिडेंट है ह्यूमन, पर याद रखो हम डीमन किंग ओडगैश की सैन्य टुकड़ी है, हम हार नहीं मानते। और वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि इन दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर दो, चार्ज करो। वो कैलुइन के सारे ऑर्क्स वगैरह होते हैं वो चार्ज करने लगते हैं, और उधर से वेलर की पार्टी जो होती है वो भी उन पे चार्ज करती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। कैलुइन चार्ज करती है वेलर पे और उस पर अटैक करती है। वेलर आराम से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और वो कहती है अच्छा तो तुम सिर्फ नेक्रोमेंसी में नहीं बल्कि मेरी स्ट्राइक भी ब्लॉक कर पाए, अच्छा हो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो डीमन लॉर्ड पिज़्ज़ा नेट से भी ज़्यादा है। तो वो कहता है मेरे को लगा नहीं था कि योर हाइनेस मेरे को इतने अच्छे से प्रेज करेगी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पर ओडगैश को डीमन किंग कहना, अगर तुम्हारे पापा ये बात सुनते तो उनकी आंखें तो आंसुओं से ही भर जाती। द ओनली डॉटर ऑफ द फॉर्मर डीमन किंग काइमरास, कैलोनिया क्रोमेनिया काइमरास। वो बोलती है तुम्हें कैसे पता ये सब, और वो बोलता है ये तो यार हंसने की बात है, तुम्हें नहीं लगता। वो बोलती है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है। तो वो कहता है मैं कैसे ना हंसूं कि बिना कुछ जाने एक बेटी अपने बाप के जानी दुश्मन का साथ दे रही है। वो कहती है जानी दुश्मन। फिर नेक्स्ट सीन में हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है उसके फादर के बारे में कि कैसे कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और इतना ही नहीं वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, और सारे के सारे जो उसके फॉलोवर्स थे वो भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। वो एक बहुत बढ़िया लीडर थे। पर एक दिन किसी ने उन पे हमला करा और उनकी बेटी की आ गई, उसका देखो कैसे सर लटक गया, काट दिया गया। और कैसे ओडगैश ने नन्ही सी कैलियोनिया को धोखा दिया और उसको बताया कि किसी और ने उसके फादर को मारा है और वो उसका लॉन्ग टर्म फ्रेंड है, और उसको वो एंड्योर करना होगा अभी की सिचुएशन के लिए, और जब समय आएगा तो वो उसके साथ बदला लेगा। कि ओडैश ने कैलियोनिया को ये सब बताया था। तो कैलियोनिया चिल्ला पड़ती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को इंसल्ट करने के, मैं तेरे को अभी के अभी तेरे टुकड़े कर दूंगी। तो वेलर कहता है उसकी तरफ एक क्रिस्टल बॉल सरकाते हुए छोटी सी कि तुम अपनी लॉयल्टी के कारण ना बिल्कुल अंधी हो चुकी हो, तुम्हारी आंखों पे पर्दा आ गया है, तो पहले इसको देखो और फिर बात करना मेरे से। और वो उसकी तरफ वो बॉल खिसका देता है। उसमें वहां दिखाया जाता है ओडगाश डीमन ड्रैगन से बात कर रहा होता है और वो बताता है क्यों कितना रोमांटिक लग रहा है ना हम दोनों यहाँ अकेले में। डीमन ड्रैगन कहती है कि तुमने ही कैरमेरस को मारा था ना, तो उसकी डॉटर कैलोनिया तुम्हारी सबॉर्डिनेट कैसे है। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने कैरमेरस को मारा था। डीमन ड्रैगन रिप्लाई में कहती है को तुम्हारी बकवास बंद करो, सबको पता है तुम ही वो ट्रेटर हो। तो वो कहता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो जितना तुम लगती हो। फाइन, वो बोलता है हाँ मैंने ही मारा था, उसको मारने की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने ही करी थी। दूसरी साइड कैलोनिया ये बात सुन के हैरान हो रही होती है, उसकी आंखें शॉक हो जाती है। वो बोलती है मैंने क्या करा, ऐसा नहीं हो सकता, ओडगैश तो मेरे फादर का मोस्ट ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट था, वो तो ऐसे थे जैसे भाई भाई हों बिल्कुल ही। फिर राइटर हमें वेलर का प्लान दिखाता है कैसे उसने डीमन ड्रैगन के साथ मिलके प्लान करा था कि उनके पास जो वो मैजिक प्रोजेक्शन डिवाइस है ना उससे वो ओडगैश जो जो सच्चाई उगलेगा वो कैलोनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कैमरस की डेथ की सच्चाई उसके सामने आए। पहले तो डीमन ड्रैगन सोच के हैरान था कि बस यही प्लान है, तो वेलर कहता है हाँ बस यही है। और वेलर अब प्रेजेंट टाइम में वेलर सोच रहा होता है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया, आधा काम तो उसने कर दिया, बाकी का मैं देख लूंगा। कैलोनिया बिल्कुल ही टूट जाती है और वो रो रही होती है। वो सोच रहे होते हैं कि मतलब अभी तक ओडगैश सिर्फ सारा नाटक वगैरह कर रहा था, हमसे प्यार का वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। वेलर उस साइड उसको समझाते हुए कहता है कि अभी तक सिर्फ तुम अंधों की तरह उसको फॉलो कर रही थी बिना कुछ सच्चाई जाने, 50 सालों से, वो जो कि तुम्हारा असली दुश्मन है। तो बताओ क्या अब तुम मेरा साथ दोगी या फिर उससे इसके साथ ही रहोगी, रिवेंज चाहिए ना तुम्हें,
तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर की जो सबसे बढ़िया टेक्निक थी, इन्वोकेशन टेक्निक, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब तुम पे है तुम उसे कैसे यूज करोगी। कैलोनिया सोच रही होती है कि यार काफी टाइम हो गया मैंने ये टेक्निक का नाम सुने, ये मेरे फादर का मैजिक था जो कि उस उनको यूनिवर्स से पावर बोरो करने की ताकत देता था, जिसकी वजह से वो नंबर 1 डीमन किंग थे। तो वो पूछती है कि एक आउटसाइडर तुम्हारे जैसे को ये सब कैसे पता। वेलर सोचता है यार ये तो मैंने स्ट्रेटजी गाइड में हर चीज कवर टू कवर पढ़ी थी, पर ये तो मैं ऐसे खैर बता नहीं सकता, तो फिर मैं इसे दूसरी चीज बताता हूँ। और वो बताता है कि मैंने 7 डीमन गॉस्पेल पढ़ी है, उसमें डीमन आर्मी से लड़ने के सारे तरीके बताए हो गए हैं, साथ ही साथ इन्वोकेशन टेक्निक ऑफ कैमरिज जो थी वो भी बताई गई है, जो काफी यूजफुल थी। वो कहती है मैं तुम्हारी सब बातें समझ गई, पर ये फिर भी बेकार है क्योंकि ओडगैश एक इमोर्टल है, उसने फेस टू फेस मेरे फादर का स्पेल अपने ऊपर लिया, पर फिर भी उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वेलर बताता है कि तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रही हो, पीछे देखो मेरे सबॉर्डिनेट्स ने तुम्हारे सारे सबॉर्डिनेट्स को पकड़ लिया है। कोई आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो इतने सारे लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा एक नया एलाई बनूंगा। अब फैसला तुम पे है, क्या तुम मेरे को फॉलो करोगी या यहाँ पे मरना चाहोगी। तो कैलियोनिया को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब वो अपने डैड से कह रही होती है कि मैं आपकी तरह ही एक बहुत ताकतवर डीमन किंग बनूंगी, और उसके डैड उसको प्रेस कर रहे होते हैं। कैलियोनिया रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो पूछती है क्या सच में मैं ओडगैश को मार सकती हूँ। ये देख के उसके सबॉर्डिनेट्स वेलर को बोल रहे होते हैं कि तुम कितने सख्त दिल के हो, तुमने एक प्यारी सी लड़की को रुला दिया। वो बोलता है तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से इस सिचुएशन में। वो बोलते हैं उसके सबॉर्डिनेट्स नहीं नहीं, डीमन ईयर्स के हिसाब से वो अभी भी बच्ची है, आपने उसको रुला दिया, गलत बात है। इतने में उसका बटलर आता है, वो पूछता है कि डिमोनिक ड्रैगन का क्या हुआ। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि ओडगैश डीमन ड्रैगन पे काफी भारी पड़ रहा होता है, और वो बोलता है तुम्हारी ऐसी हालत देख के तो मेरे को तुम पे तरस आ रहा है। तो वो डिमोनिक ड्रैगन उसको बोलती है फक यू। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। मैं थोड़े वीडियोस के और लिंक डाल रहा हूँ यार, उसको भी देखो, थोड़ा सपोर्ट करो। सायोनारा, बाय बाय।